अदनान और मदीहा की कार यास्मीन के घर के बाहर आकर रुकती है। बाकी सब लोग पहले ही पहुंच चुके थे। वो दोनों तो अपने छोटे से इमोशनल मोमेंट के कारण लेट हो गए थे। अदनान पहले खुद उतरता है, फिर दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर मदीहा की गोद से इमरान को लेकर उसे उतारता है और मुलाजिम को इंस्ट्रक्शन देकर पीछे गाड़ी में रखा सामान अंदर लाने के लिए कहता है और मदीहा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उन दोनों को आता देख नाजिया जी पूछती हैं, तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? हमारे पीछे तो गाड़ी चल रही थी तुम्हारी, फिर क्या हुआ? मदीहा खुशी से उन्हें गले लगाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, अभी आपको पता है क्या हुआ? इमरान ने मुझे अम्मी बोला उसने। पहले तो मुझे लगा कि जैसे कोई मजाक है, कोई जादू या कोई सपना, लेकिन वाकई उसने मुझे अम्मी बोला। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और खुशी थी। उसकी बात सुनकर नाजिया जी के साथ साथ बाकी सब भी हैरान और खुश हो जाते हैं और नाजिया जी उसे गले से लगाते हुए कहती हैं, बस अब धीरे धीरे करके सब बोलना सीखेगा वो। वैसे भी अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी ग्रोथ है हमारे इमरान की। शिफा जी, यह तो सही कहा, अब बस जल्दी से दादी नानी दादा नाना फुप्पो सब बोलना सीख जाए। सोफिया मुस्कुराते हुए, सही है, ऐसा कीजिए आप लोग इमरान की ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। रोज 1 घंटा अपने अपने पास बिठाकर उसके सामने बार बार यही सब शब्द बोलिए, वो भी सीख ही जाएगा। और मदीहा तुम चलो मेरे साथ, यास्मीन की कॉल आ रही है, वो वहाँ कब से तैयार बैठी है, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। उसकी बात सुनकर मदीहा भी हाँ में सिर हिलाती है और अदनान से इमरान को लेने लगती है, तो अदनान उसे आंखों के इशारे से जाने को कहता है, तो इमरान को उसके पास ही वो छोड़कर मुस्कुराते हुए सोफिया के साथ यास्मीन के पास चली जाती है। वो दोनों यास्मीन के कमरे के अंदर आती है तो यास्मीन जो बेड पर बैठी एक के बाद एक चिप्स के पैकेट से चिप्स खाए जा रही थी, उन्हें देखकर गुस्से में अपना लहंगा संभाल कर उठते हुए लगभग चिल्लाकर रहती है, कैसी नासमीठी दोस्त हो तुम दोनों मेरी, इतनी देर से आ रही हो, अब भी क्यों आई? एक काम करती ना निकाह के बाद आ जाती, या फिर जब मेरी औलाद हो जाती ना तब आती, या फिर शायद जब मेरी औलादों की शादी हो जाती सीधा तब ही आती अपनी खूबसूरत शक्ल लेकर। मुझे यहाँ तुम्हारे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है और तुम दोनों बन ठन के इतनी देर से आ रही हो, अभी 15 मिनट बाद निकाह शुरू होना है, मतलब यह कोई वक्त है आने का? मेरे रिश्तेदार आ गए और मेरी बेस्ट फ्रेंड, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है कि अगर अपने दोस्त के हालचाल पूछ ले, ऊपर से ना मेरे कॉल का जवाब दे रही हो ना मैसेज का। दुल्हन मैं हूँ, नखरे तुम दोनों के उठाने पर रहे हैं। सच सच बताओ, बेस्ट फ्रेंड की जॉब छोड़कर तुम दोनों ने नंद बनना शुरू कर दिया है ना? बता रही हूँ, मैं सिर फोड़ दूंगी तुम दोनों का मैं। सोफिया उसे शांत कराते हुए, पहले तो तुम चुप हो जाओ, इतना मत बोलो, मेकअप खराब हो जाएगा, हम लोग आने वाले थे पर लास्ट मोमेंट पर इतनी सारी तैयारी, और यह मदीहा इसे डांटो, इसने लगाया घंटा भर तैयार होने में, मैं तो 10 मिनट में तैयार हो गई थी और ऊपर से अभी भी लेट आई है यह। उसकी बात सुनकर यास्मीन मदीहा को घूरते हुए कहती है, हाँ मैडम, कुछ कहना है तुम्हें? कोई वजाहत देनी है इतनी देर से आने की? मदीहा नजरें चुराते हुए, क्या बताऊँ, एक मियाँ है, मेरा एक बच्चा है, दोनों की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मियाँ को तैयार करवाया, फिर बच्चे को तैयार किया, मुझे तो तैयार होने का टाइम तक नहीं मिला और फिर आते में भी इतना ट्रैफिक था, मेरी गलती थोड़ी ना है। उसकी बात सुनकर यास्मीन उसे उंगली दिखाते हुए कहती हैं, झूठ तो तुम ज्यादा कहो मत, मुझे अच्छे से पता है इमरान को भाई ने तैयार किया होगा और खुद भी वो खुद ही तैयार हुए होंगे। तो रही बात तुम्हारी, तो हो सकता है कि तुम्हें भी उन्होंने ही तैयार किया हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारी वाला भाषण ना दो मुझे, मैं अच्छे से वाकिफ हूँ तुमसे, तुम किसी को नहीं संभालती बल्कि भाई तुम्हें और इमरान दोनों को संभालते हैं। उसकी बात सुनकर मदीहा झेप जाती है, क्योंकि यही सच्चाई थी। वह सिचुएशन से बचने के लिए कोई नया बहाना ढूंढती कि तभी यास्मीन की अम्मी अंदर आते हुए कहती है, लड़कियों तुम लोग क्या कर रहे हो? नीचे काजी साहब बुला रहे हैं, चलो जल्दी, निकाह का वक्त हो रहा है और तुम तीनों की बातें खत्म नहीं होती। अब तो यास्मीन को अपने साथ ससुराल लेकर जाओ और जितनी बातें करनी है करो। उनकी बात सुनकर मदीहा भोली सी शक्ल बनाते हुए कहती है, आंटी मैं भी यही कह रही हूँ, पर यास्मीन है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। मैंने भी कहा इससे कि कितनी देर हो रही है, नीचे चलो, पर नहीं, इसे तो मेरी सुननी ही नहीं है, ऊपर से बोल बोल कर अपना मेकअप भी खराब कर लिया है।
इतना कहकर वो यास्मीन की तरफ देखकर अपनी आई विंग करती है, जो पहले से उसे घूर रही थी, और यास्मीन की अम्मी उसे अपना मेकअप ठीक करके नीचे आने का कहकर वहां से निकल जाती है। आखिर वह भी दुल्हन की माँ थी, बहुत काम थे उन्हें। यहाँ सोफिया और मदीहा भी जल्दी से यास्मीन का टच अप करते हैं और दोनों उसे अपने साथ नीचे गार्डन की तरफ लेकर चली जाती है, जहां निकाह की तैयारी की हुई थी। निकाह दोपहर में होना था, तो उसी को ख्याल में रखते हुए साज सजावट की थी। एक बड़ा सा गद्दा रखा हुआ था गार्डन के बीचों बीच, जिसके बीच में फूलों का पर्दा बनाया हुआ था, जिसमें एक तरफ रियान बैठा था और उसकी गोद में इमरान था। उसकी ख्वाहिश थी कि निकाह के वक्त इमरान उसकी गोद में हो। इमरान घर का छोटा था, उसका भतीजा था, वह भी तो चाहता था कि इस अहम वक्त में उसके पास वो हो। और गद्दे के दूसरी तरफ यास्मीन को बिठाया जाने वाला था। दोनों के बीच फूलों का पर्दा लगा हुआ था और बाकी सभी वही लगी चेयर्स पर बैठे थे। रियान बेचैनी से यास्मीन का इंतजार कर रहा था। वह अपनी गोद में बैठे इमरान से धीरे से कहता है, यार यह लड़कियां इतना इंतजार क्यों कराती है? पहले हाँ कहने में इंतजार कराया और अब जब फाइनली निकाह हो रहा है तो आने में इंतजार करा रही है। इमरान, बड़े होके ना तू इन लड़कियों के झंझट में पड़ना ही मत। इंसान मोहब्बत करता है तो पछताता बहुत है। देख मैं पछता रहा हूँ, अभी तक आई नहीं तेरी चाची, मत करना शादी, बड़े झमेले है। उसकी बात सुनकर इमरान का मुंह बन जाता है, जैसे उसे यह बात बिल्कुल पसंद न आई हो। रियान उससे आगे कुछ कहता है, तभी उसकी नज़र सामने से आई यास्मीन पर जाती है, जिसके चेहरे पर घूंघट लिया हुआ था। उसके एक तरफ सोफिया थी और एक तरफ मदीहा। उसके इतने बड़े घूंघट में भी यह बताया जा सकता था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। रियान की तो आंखें उस पर ठहरी हुई थी। उनकी मोहब्बत को इतने सालों बाद मंजिल मिल रही थी, इतने इंतजार के बाद, इतनी तड़प के बाद, इतनी बेचैनी के बाद, इतने गिल्ट के बाद, इतनी गलतियों के बाद और आखिरकार इतनी माफियों के बाद। वो उसे खोया हुआ सा देखता रहता है और मदीहा और सोफिया यास्मीन को गद्दे के दूसरे तरफ आराम से बैठाते हैं और खुद अजहर और अदनान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और काजी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। अदनान के पास खड़ी मदीहा मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में एक सुकून था जिसे उसके बगल में खड़ा अदनान भी महसूस कर सकता था। वो उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है, क्या हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? मदीहा सामने रियान और यास्मीन को देखते हुए कहती है, देख रही हूँ आज फिर दो मोहब्बत करने वालों की मंजिल उन्हें निकाह तक लेकर आ गई है। निकाह, यह कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ना। हजारों लोग मोहब्बत करते हैं पर कुछ किस्मत वाले होते हैं जिनकी मंजिल निकाह होती है। जब भी किसी और को बंधते हुए देखती हूँ तो अपना वक्त याद आता है, कैसे घर वालों के इतने मनाने के बाद अल्लाह पर भरोसा कर कर मैंने अपने निकाह के वक्त हाँ कहा था। तब यकीनन बिल्कुल भरोसा नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, बल्कि लगता था कि हम कभी साथ जिंदगी गुजर ही नहीं पाएंगे। और अब देखिए हमारी जिंदगी में इमरान भी है। बंदों को वाकई नहीं पता होता कि उनका रब उनके लिए क्या सोच कर बैठा होता है। एक वक्त की जबरदस्ती अब जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुकी है। जिंदगी में बहुत से फैसलों को लेकर मैं हमेशा घबराती रही हूँ, पर आपको जिंदगी में शामिल करने का फैसला सबसे खूबसूरत फैसला था, जिसने मुझे सब कुछ दे दिया है। ताया अब्बू जैसे ससुर, ताई अम्मी जैसी सांस, सोफिया जैसी नंद, रियान जैसा देवर और इमरान जैसा बेटा। बस अल्लाह सभी मोहब्बत करने वालों के हक में निकाह जैसी खूबसूरत मंजिल लिख दे। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे यकीनन अपना वक्त याद आ रहा था, वो वक्त जब वह इस खूबसूरत रिश्ते में बंधी थी अदनान के साथ, और उसके बाद कितनी खूबसूरती से उसकी जिंदगी बदली थी। निकाह अल्लाह ताला के बने सभी रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत, दोनों पर एक दूसरे का बराबर हक होता है। इस रिश्ते की खूबसूरती ना बताई जा सकती है, ना लिखी जा सकती है, ना समझाई जा सकती है। बस महसूस किया जाता है और हर कोई उसे अपने वक्त पर महसूस करता है। अदनान उसकी सिचुएशन समझते हुए उसके कंधे के इर्द गिर्द अपना हाथ फैलाकर उसे अपनी बाहों में समेटता है और उसे साइड हग करते हुए कहता है, वाकई यह रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। जब हमारा निकाह हो रहा था तब मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि अपनी ख्वाहिशों के लिए मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं, पर अब लगता है कि कभी कभी सेल्फिश होना जरूरी है। अपने हक के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना जरूरी है। मुझे पता था हमारे वक्त की तुम्हारा दिल इतना मासूम है कि बाकी सब के लिए तुम कन्विंस हो ही जाओगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो
या ना हो उस वक्त तुम खुश नहीं थी, पर मुझे पता था एक वक्त पर तुम इस फैसले से खुश होगी, और आज तुम खुश हो यह काफ़ी है मेरे लिए। और देखना, रियान और यास्मीन की ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत होगी, उसी तरह जैसे तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है। सोफिया और अजहर की ज़िंदगी खूबसूरत है। अल्लाह उन पर भी अपनी रहमत बरसाएगा जैसे हम पर बरसाई है, क्योंकि उसकी नज़र मोहब्बत करने वाले हमेशा अजीज होते हैं। उसकी बात सुनकर मदीहा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सच कहा था। इसी खुशी के आलम में काजी साहब रियान और यास्मीन का निकाह पढ़ाते हैं और वो दोनों भी खूबसूरत रिश्ते में बन जाते हैं। दोनों की आंखें नम थी, इतने इंतजार और तड़प के बाद आखिरकार उनके हिस्से में एक दूसरे को लिख दिया गया था। उन्हें भी मोहब्बत की मंजिल मिल गई थी। खूबसूरत मंजर। अदनान आगे बढ़कर रियान की खोज से इमरान को लेता है और आंखों से ही उसे कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझते हुए रियान बड़े अदब से खड़ा होता है और पर्दे की दूसरी तरफ जाकर यास्मीन के चेहरे से घूंघट उठाता है। दोनों की आंखें नम थी पर चेहरे पर सुकून था। वह हल्का सा यास्मीन का माथा चूमता है तो अब तक जो सब्र वह थाम बैठी थी एकदम से खत्म हो जाता है और वो खुशी के मारे रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देख वो भी बिना किसी चीज की परवाह किए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और बाकी सब मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। आखिरकार उनके रिश्ते को भी मंजिल मिल गई थी। यह इस सीजन की आखिरी शादी थी और सबसे खूबसूरत वाली भी। सहर जी सभी घरवालों को देखते हुए, चलो अब सब लोग खाना खा लो, फिर घर के लिए भी निकालना है। रुखसती भी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। उनकी बात सुनकर सब हामी भरते हैं। शादी वैसे भी बहुत सिंपल हुई थी, ना कोई गाना बजाना ना ज्यादा मेहमान, और वैसे भी निकाह जितना सिंपल हो उतना अच्छा, उसमें उतनी बरकत होती है। यास्मीन के घर वाले भी चाह रहे थे कि जल्दी ही रुखसती हो जाए, इसलिए वो भी सबको खाने का कहते हैं और शाही टेबल पर खाना लगवाते हैं। और यास्मीन रियान के साथ साथ बाकी घरवाली थी उसी टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बाकी मेहमानों के लिए घर के पीछे ही इंतजाम किया गया था। सब लोग आराम से बैठे खाना खा रहे थे और क्योंकि यास्मीन का जोड़ा इतना भारी था कि वो ठीक से खा नहीं पा रही थी, इसलिए रियान उसे खुद अपने हाथों से खिला रहा था। और यही कुछ हाल अजहर और अदनान का भी था। उनके होते हुए उनकी बीवियां खुद मेहनत करे क्यों। अजहर सोफिया को खिला रहा था और अदनान की मदीहा को खिलाने की ड्यूटी थी और साथ साथ इमरान को भी खिला रहा था। पूरी शादी के फंक्शन में उसने इस बात का ख्याल रखा था कि वो खुद इमरान को संभाले ताकि मदीहा शादी अच्छे से एंजॉय कर सके। वो ग्रीन फ्लैग नहीं था, ग्रीन फॉरेस्ट था। ऐसे ही थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद रुखसती का वक्त आया, वो वक्त जो एक लड़की के लिए बहुत भारी होता है। यास्मीन का तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रियान उसके बराबर में खड़ा था, नम आंखों से उसे देख रहा था। उसे चुप कराना चाहता था वो, पर उसे पता था यह वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसलिए अगर उसे उसके इमोशंस कंट्रोल न करने को कहे तो बेहतर होगा। इसलिए वो बस चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था और यास्मीन अपने पापा के गले लगे फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने माँ बाप की एक लाती औलाद थी। जिंदगी में सिद्दीकी हवेली के अलावा वह कभी कहीं नहीं जाती थी, हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। और अब वह वक्त आ गया था जब उसके अब्बू को अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए विदा करना था। यह वक्त हर माँ बाप पर भारी होता है। सोफिया और मदीहा इस केस में खुशकिस्मत रहे क्योंकि उन्हें घर से बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ा, पर यास्मीन के लिए सिचुएशन मुश्किल थी। उसे हमेशा के लिए जाना था किसी और के घर, किसी और की जिंदगी में खुशियां बिखेरने के लिए। रियान भी सब कुछ देख रहा था, पर जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो यास्मीन को अपने सीने से लगाकर उसके अब्बू की तरफ देखकर कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी यास्मीन की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं उसका ख्याल रखूंगा और कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं करने दूंगा कि उसका हाथ मेरे हाथ में देकर आपसे कोई गलती हुई है। मैं आपको ज़बान देता हूँ वो हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी और जब भी आपको अपनी बेटी की ज़रूरत पड़ेगी आप उसके साथ साथ मुझे भी आपके साथ पाएंगे। आपके बेटे के रूप में आपने सिर्फ अपनी लड़की मुझे नहीं दी बल्कि एक बेटा भी कमाया है। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग की कॉन्फिडेंस था। घरवाले भी खुशी से उसे देख रहे थे। एक वक्त था जब वो पूरे घर में शैतानी करता फिरता था, पर आज वो एक मर्द की तरह बात कर रहा था। अदनान की आंखों में गुरूर था। अपने भाई को देखकर मोहब्बत अच्छे अच्छे को बदल देती है, बड़ा कर देती है, समझदार कर देती है। रियान पर भी मोहब्बत के रंग नजर आ रहे थे। ऐसे ही थोड़े गम थोड़े आंसू और खुशियों के साथ यास्मीन की रुखसती होती है और सब लोग कार में बैठकर सिद्दीकी हवेली के लिए निकल जाता है। 2 साल बाद
दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। प्रिंसिपल के कमरे का माहौल जरा सर्द था। स्कूल की प्रिंसिपल अपनी चेयर पर बैठी सामने बैठे कपल को देख रही थी, जिनके बीच में एक 2.5 साल का बच्चा जो दिखने में बेहद प्यार था बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जहां इस उम्र के बच्चे मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पर मासूमियत होती है, कोई शैतानी होती है, वही उनसे अलग बिल्कुल खामोशी से वो बैठा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही इतनी डोमिनेटिंग थी कि एक पल को प्रिंसिपल भी हैरान थी, पर उनकी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की, क्योंकि उस बच्चे के बगल में जो उसका बाप बैठा था, अगर उसकी खोपड़ी सनकी तो वो पूरा का पूरा स्कूल अगले दिन सड़क पर आ जाएगा। यूं ही उसे इंडिया का सबसे फेमस वकील तो नहीं कहा जाता था। अदनान सिद्दीकी, जिसकी उम्र अब 32 साल थी, पर वो दिखने में पहले से ज्यादा हैंडसम लगता था। वही उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में उस बच्चे के लेफ्ट साइड बैठी उसकी कपकेक 22 साल की मदीहा, जिसके चेहरे पर आप भी उतनी ही मासूमियत थी जितनी पहले हुआ करती थी। इन 2 सालों में यकीनन कुछ खास बदला नहीं था। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, जिसे तोड़ते हुए प्रिंसिपल, जिसकी उम्र भी 40 के करीब होगी, वो अदनान को देखते हुए अपनी आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी करते हुए कहती है, मिस्टर सिद्दीकी, आपका बेटा बहुत क्यूट है और हमने जो टेस्ट इसका करवाया था उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियार भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे यूकेजी की जगह डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन दिलाए। लगता है लुक्स और इंटेलिजेंस के मामले में यह आप पर ही गया है। जिस तरह आपकी होशियारी के किस किताबों में लिखे जाते हैं, उसी तरह आपका बेटा भी बहुत क्यूट और इंटेलिजेंट है। उस प्रिंसिपल की बात पर कोई और कुछ कहता उससे पहले ही इमरान, जो अब तक खामोशी से बैठा था, टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर तेजी से पीछे कांच पर मरते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर गुस्से में कहता है, स्टॉप लुकिंग एट माई अब्बू। 2.5 साल के बच्चे के हिसाब से उसका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल बोल रहा हो, पर उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उसका गुस्सा। प्रिंसिपल तो इतना डर गई कि वो तुरंत अपनी सीट से खड़ी होकर 2 कदम पीछे होती है। उसे अंदाजा नहीं था कि 2.5 साल का बच्चा ऐसा भी कुछ कर सकता है। पीछे कांच की बनी दीवार पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। वही मदीहा, जिसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो जल्दी से इमरान का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में लेते हुए कहती है, इमरान बेटा ऐसे नहीं करते, बड़ी है ना वो, सॉरी करो चलो। इमरान सामने खड़ी प्रिंसिपल को घूरते हुए, नो इमरान सिद्दीकी डजंट से सॉरी अम्मी, शी इज लुकिंग एट अब्बू विद हर डर्टी आईज। मुझे इनके गंदे स्कूल में एडमिशन नहीं चाहिए, आई रिजेक्ट दिस स्कूल। उसने फिर गुस्से में कहा, और इस बार उसकी आवाज जरा और तेज थी। इस पूरी सिचुएशन में जो एक शख्स जो अभी तक बिल्कुल शांत था वह था अदनान। वह अपने बेटे को जानता था और उसके गुस्से को भी। प्रिंसिपल को इस तरह डरता देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए मदीहा की गोद से इमरान को लेता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, लेट्स गो होम कपकेक। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर फिर कुछ सोचकर उस प्रिंसिपल की तरफ पलटते हुए कहता है, अपनी सीट खाली करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जगह यहाँ नहीं कहीं और है। उसकी उस ठंडी आवाज में एक अलग ही धमकी थी। इतना कहकर वह टेढ़ा मुस्कुराते हुए मदीहा का हाथ पकड़ता है और वैसे ही उसकी गोद में इमरान को लिए वहां से निकल जाता है और छोड़ जाता है उस प्रिंसिपल को खौफ के आलम में, क्योंकि उसे अंदाजा था अब कुछ बुरा होने वाला है। इधर स्कूल के बाहर आते हैं, मदीहा का बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। वो अदनान को घूरते हुए कहती है, देखा आपने अपने बेटे की हरकत, यह 25 स्कूल था जिसमें तमाशा किया है इसने, और कौन कहेगा यह सिर्फ 2.5 साल का बच्चा है। एक तो पता नहीं कहाँ से पटर पटर अंग्रेजी बोलना सीख गया है, हिंदी में बात होती नहीं है इससे। अल्लाह जाने कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं मैं इसका, परेशान हो गए हैं। हर रोज कम से कम 4 से 5 स्कूल तलाशते हैं, पर साहबजादे के तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं। इमरान तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, घर जाकर पीटोगे तुम मुझसे। इमरान, अम्मी डोंट येल एट मी, दैट डम लेडी इज स्टेयरिंग एट अब्बू। उसने फिर से अपने उस अंग्रेजी लहजे में कहा और इतना काफी था मदीहा को दोबारा चिढ़ाने के लिए। वो गुस्से में इमरान को घूरते हुए कहती है, एक नॉर्मल औलाद होनी थी, पर हो गए तुम, या अल्लाह, कम से कम कुछ तो अपनी उम्र के हिसाब से क्या करो। बच्चे डरते हैं तुमसे, घर में तमाशा लगा रखा है तुमने, न जाने कितने मुलाजिमों को हर दूसरे दिन तुम्हारी वजह से निकालना पड़ता है। कोई तुम्हें छू ले तो तुम्हें प्रॉब्लम, कोई तुम्हें क्यूट कहे तो तुम्हें प्रॉब्लम, कोई कम्प्लीमेंट करे तो प्रॉब्लम, और अब जब हम तुम्हारा एडमिशन कराना
चाह रहे हैं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, और यह पहला बच्चा होगा जो इतनी सी उम्र में अपने सिर पर 24 घंटे गुस्सा लेकर घूमता है। चाहते क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डलवा दूंगी। यह कहते हुए वो गुस्से में अपनी कार की तरफ जाती है और पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। वो वाकई इस वक्त बहुत गुस्से में थी और यह आज से नहीं था, पिछले 2 साल से यही कहानी चल रही थी। जैसे जैसे इमरान बड़ा हो रहा था उसकी हरकतें अजीब होती गई। वो बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अलग ही नमूना था। मदीहा को पता ही नहीं था कि उसने कौन से नमूने को पैदा किया है। उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी नहीं थी। वह 2.5 साल का बच्चा न जाने अपने आप को क्या समझता था। बचपन से ही इतना एटीट्यूड और एरोगेंस भरी थी उसमें कि पूछो मत। किसी की बात सुनना तो उसे जैसे गवारा ही नहीं था। अदनान के अलावा किसी की बातें उसे समझ नहीं आती थी और उसकी वजह से मदीहा का दिमाग तो हमेशा गर्म ही रहता था। वही मदीहा को इस तरह गुस्से में जाता देख इमरान अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए अदनान से कहता है, अबू योर वाइफ इज सो इरिटेटिंग। कैसे संभालते हैं आप इन्हें? मैं तो बहुत शांत और क्यूट सी वाइफ लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूरते हुए कहता है, डोंट यू डेयर टू से एनीथिंग अबाउट माई वाइफ, समझे, वरना जो प्यार तुम पर लुटाता हूँ ना, मैं 1 मिनट में तुम्हें पनिशमेंट देने से पीछे भी नहीं हटूंगा। मैं इतना कहकर वो उसे गुस्से में घूरता है और खुद अपना काला चश्मा लगाकर कार की तरफ बढ़ने लगता है। वही इमरान जो अदनान की एक एक हरकत देख रहा था, वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी पॉकेट से भी एक वैसा ही काले रंग का छोटा सा चश्मा निकलता है और अपनी आंखों पर लगा लेता है। उसे न जाने क्या खुशी मिलती थी अदनान को कॉपी करने में। अदनान पहले बैक सीट पर इमरान को बिठाता है से बताता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करते हुए अपने बगल में गुस्से से लाल हो रही अपनी क्यूट सी बीवी को देखते हुए कहता है, इट्स ओके कपकेक, तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा कहीं ना कहीं एडमिशन। और वैसे भी इस स्कूल की हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है। जैद का कॉल आया था, पिछले 10 साल में 2 बच्चों ने सुसाइड किया है यहाँ पर। मैं इमरान का एडमिशन वैसे भी यहाँ नहीं कराना चाहता था, सिर्फ तुम्हारी जिद पर आए थे हम। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे घूरते हुए कहती है, कैसे टेंशन नहीं लूं, मैं अपनी औलाद को देखा है, आपने जो इसे पढ़ाएगा ना कहीं वही टीचर सुसाइड ना कर ले। आपने देखा है आज कैसे पेपर वेट उठाकर फेंका इसने, अगर गलती से प्रिंसिपल को लग जाती तो क्या होता? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या खाकर पैदा किया है मैंने इस औलाद को। ऊपर से इसे कुछ समझाओ तो इसे लगता है कि हम सब बेवकूफ है और यह खुद अकेले समझदार है। उसकी बातें सुनकर अदनान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिल्कुल नाजिया जी की तरह बात कर रही थी। अदनान की आंखों के सामने कुछ सालों पहले वह मंजर आ जाता है जब नाजिया जी ठीक ऐसे ही मदीहा को डांटती थी और वो भी उसी तरह पलटकर जवाब देती थी जैसे आज इमरान उसे देता है। कहानी फिर से खुद को दोहरा रही थी। वही पीछे बैठा इमरान मदीहा को देखकर दोबारा आंखें मटकाते हुए कहता है, अम्मी उम्मीद फुफ्फो कहती है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, इससे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं और हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप बूढ़ी हो गई तो क्या पता अब्बू किसी और को पसंद कर ले। उसकी बात सुनकर मदीहा की शक्ल देखने वाली थी। वो मुंह खोले गुस्से में इमरान को घूरते हुए कहती है, यह सारी खटिया बातें तुम्हें उम्मीद ही सिखाती है। खुद तो पूरे दिन कमरे में बैठकर नेटफ्लिक्स पर उल्टी सीधी सीरीज देखती रहती है और उसमें से तुम भी इंग्लिश में पटर करना सीख गए हो, हद होती है। और क्या बोला तुमने? तुम्हारे अब्बू अगर किसी और को पसंद करेंगे ना तो पहले तुम्हारे अब्बू की टांगे तोड़ूंगी और आखिर में तुम्हारी, समझे? अब चुपचाप बैठो इससे पहले कि मैं तुम्हें चलती गाड़ी से फेंक दूं, और यकीन मानो मुझे ऐसा करने में बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। उसकी बात सुनकर इमरान कहाँ चुप रहने वाला था, वह दोबारा अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बड़े एटीट्यूड से कहता है, अम्मी यू आर सो चाइल्डिश, प्लीज ग्रोन अप। इतना कहकर हो वही साइड में रखा टेब उठाता है और उसमें कुछ करने लगता है। वही मदीहा उसे घूरते हुए अदनान से कहती है, देखा आपने, इसके तेवर देखिए, कान के नीचे लगाऊंगी मैं 2। उसका गुस्सा देखकर अदनान उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा इससे और घर जाकर पनिशमेंट भी दूंगा। चलो गुस्सा नहीं करते मेरी प्यारी सी बेबी पर, गुस्सा अच्छा थोड़ी ना लगता है। मदीहा मुंह बनाते हुए, ज्यादा बनिए मत, अच्छे से जानता हूँ आप बाप बेटे को मैं, अगर आपको पनिशमेंट देनी होगी ना तो अब तक न जाने कितनी बार दे चुके होते, आपने ही सिर चढ़ाया है इसे, मैं तो अब कुछ कहूंगी ही नहीं।
इतना कहकर वो चुपचाप गाड़ी से बाहर देखने लगती है। वही अदनान खामोशी से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो सच में प्रॉपर इंडियन मदर बन चुकी थी। वो इमरान से बहुत मोहब्बत करती थी, पर इमरान की हरकतें ऐसी थी कि उसका टेम्पर हाई होना बनता था। और अदनान भी इस माँ बेटे की नोक-झोंक में बीच में नहीं आता था, पर उसे पता था इमरान कभी भी हद पार नहीं करता है। वो घर वालों से ना ही किसी औरत से और ना ही अपनी अम्मी से बदतमीजी करता था। गुस्सा जरा तेज था उसका, वह बात अलग थी। अब भाई अदनान सिद्दीकी का बेटा है, कुछ तो असर आएगा। इधर सिद्दीकी हवेली में शहीद जी, नाजिया जी, शिफा जी और जमाल जी हॉल में ही बैठे गपशप लगा रहे थे। तभी शिफा जी कुछ सोचते हुए नाजिया जी से कहती है, तो बताओ नाजिया, तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या तोड़कर आएगा हमारा शहजादा? नाजिया जी, भाभी यह 25 स्कूल है जो देखने गए हैं, अभी तक तो सिर्फ स्कूल तोड़ता आया है। दुआ कीजिए कि इस बार भी स्कूल में कुछ तोड़-फोड़ करे, ऐसा ना हो कि किसी इंसान को तोड़ दे, वरना उसका गुस्सा जैसा है मुझे बहुत डर लगता है। 1-2.5 साल का बच्चा इतना तेज कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन सा है। शिफा जी उन्हें समझाते हुए, नामुमकिन सा तो है, पर हमने डॉक्टर को दिखाया था ना, और डॉक्टर का कहना यह है कि उसका IQ तेज है, वह बाकी बच्चों के हिसाब से बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। यह एक अच्छी बात भी है, पर इसमें खतरा भी है, हमें उसके गुस्से को संभालना होगा। और वैसे भी वो अदनान सिद्दीकी और मदीहा सिद्दीका का बच्चा है, सीधा साधा तो होगा नहीं कम से कम। सहीर जी, बिल्कुल सही कहा शिफा जी ने। नाजिया तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे वो भी संजीदा हो जाएगा। और रही बात गुस्से की, तो हम इतने सालों में अदनान का गुस्सा नहीं शांत कर पाए, वो तो शुक्र है जो मादीहा है, उसके लिए इमरान के लिए भी कोई ना कोई तो आ ही जाएगी जो उसे शांत कर सकेगी, वरना हम सब की बस की तो बात है नहीं। वह तो शुक्र है कि वह अदनान की बात सुनता है, वरना अदनान तो मेरी भी नहीं सुनता था। नाजिया जी, सही कहा आपने भाई साहब, पर कभी कभी तो मुझे लगता है अच्छा है जो ऐसा है वो मदीहा ने, जो मुझे सारी जिंदगी पलट जवाब दिए हैं, ना जो परेशान किया है, ना अब पता चलेगा उसे कैसा लगता है जब औलाद ही पलट कर जवाब दे। अब जब उसकी खुद की औलाद आंखों में आंखें मिलाकर हाजिर जवाब देती है, तब उसे पता चलता है कि कितनी मिर्ची लगती है। और वैसे सारी जिंदगी मुझे पलट कर जवाब देती आई है। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। यकीनन कुछ गलत नहीं कहा था उन्होंने। वो सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी यास्मीन और सोफिया चाय और नाश्ते के साथ वहां पर आते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या बातें चल रही है? सहीर जी, कुछ नहीं, बस छोटे शाहबजादे की बातें हो रही हैं। वैसे बच्चियों, तुमने यह काम अच्छा किया, चाय का बड़ा दिल जी चाह रहा था मेरा। यास्मीन, आपका यह जो अलग अलग चीजें खाने का दिल चाहता है ना, इन्हीं चीजों की वजह से आपका BP, शुगर और कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहता है। अदनान भाई बता रहे थे इस बार आपकी रिपोर्ट भी ठीक नहीं आई है, इसलिए मैंने, मदीहा ने और सोफिया ने डिसाइड किया है कि अब से आपकी शदीद डाइट होगी और अब से पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही चाय मिलेगी आपको, है ना सोफिया? सोफिया सबको चाय सर्व करते हुए, बिल्कुल ठीक कहा यास्मीन ने, और साथ में स्ट्रीक एक्सरसाइज भी बहुत हो गई आपकी लजीनेस, अब तो आप पर सख्ती करनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर सहीर जी का मुंह बन जाता है, और वही शिफा जी हंसते हुए कहती है, बहुत अच्छा बच्चियों, मुझे नाज है तुम पर, जो काम में पूरी जिंदगी नहीं कर पाई वह अब तुम तीनों ही कर सकती हो। वैसे रियान कहाँ है? यास्मीन, अम्मी को सुबह कोई मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो निकल गए। अजहर भाई के साथ मंडे को उनकी प्रेजेंटेशन है ना, तो फिलहाल उसको लेकर बिजी है। उसकी बात सुनकर जमाल सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, वक्त किस तरह लोगों को बदल देता है भाई साहब। अभी कुछ वक्त पहले हमारा रियान कितना नादान था, कितना बचपना भरा था उसमें, और अब देखिए कैसे जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है उसने। सहीर जी चाय का सिप लेते हुए, सही कहा आपने, बेटों के मामले में हम सब बहुत किस्मत वाले हैं, चाहे फिर वो अदनान हो, अजहर हो या रियान हो। अदनान ने तो कभी जिंदगी को ठीक से जिया ही नहीं, हमेशा से अपने कंधों पर जिम्मेदारी रही है, और वही हाल अजहर का भी था। रियान को लेकर मैं जरा परेशान रहता था, पर उसने भी मुझे निराश नहीं किया, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रखा है। यह भी अल्लाह की नेमत है कि बच्चे दिलदार नेकदार निकल जाए, और हम तो फिर बच्चों के मामले में बहुत किस्मत वाले हैं, चाहे हमारी बच्चियां हो या फिर बेटे। और इमरान का तो क्या ही कहना, उसे देखने के तो टिकट लगने चाहिए जिस तरह वो बातें करता है। अल्लाह बचाए, यह कहना गलत नहीं होगा कि उसका दादा होकर मुझे उससे डर लगता है। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सब हंसने लगते हैं।
तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आती है। यह सुनते ही शिफा की चाय का कप उठाते हुए कहती है, लो शैतान का नाम लिया और हाजिर है शैतान। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था अब कौन सा ड्रामा शुरू होने वाला है। अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। पहले वो खुद उतरता है और फिर मदीहा के लिए दरवाजा खोलता है, तो मदीहा बड़े ध्यान से उतरकर सीधा अंदर चले जाता है। वो अभी भी गुस्से में थी और अदनान उसका गुस्सा समझ रहा था। यह कहने में बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि मदीहा और इमरान के बीच ऐसे लड़ाइयाँ होती थी जैसे वो माँ बेटे कम और भाई बहन ज्यादा है। उनका रिश्ता बिल्कुल वैसा था जैसे मदीहा और नाजिया जी का था। इमरान भी बिल्कुल उसी तरह पलटकर उसे जवाब देता था जैसे वो नाजिया जी को देती थी। बस फर्क इतना था कि इमरान मदीहा से भी 4 कदम आगे था। इन सब में अदनान का कोई रोल नहीं था। जब भी उसे लगता कि इमरान हद पार कर रहा है, तो वो पहले ही उसकी रस्सी कसकर उसे आगाह कह देता और उसे समझा देता था। और इमरान के लिए भी अदनान की कही हर एक बात पत्थर की लकीर की तरह होती थी। मदीहा के जाने के बाद वो पीछे की सीट का दरवाजा खोलता है, तो इमरान बाहर आते हुए कहता है, लुक्स लाइक अम्मी इज एंग्री अगेन। अदनान, तुम्हारी मेहरबानी है, कितनी बार कहा है मैंने कि वो तुम्हारी अम्मी है, अदब से बात किया करो। इमरान मुंह बनाते हुए, अब्बू अम्मी तो वैसे भी चिढ़ी रहती हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट। इतना कहकर वो भी कंधे उचकाते हुए अंदर चला जाता है और अदनान बस उन माँ बेटी की जोड़ी को देखता रहता है, जो कहीं ना कहीं एक जैसी थी। हालांकि अदनान की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी जो इमरान में झलकती थी। अगर कोई इमरान को ठीक से न जानता हो तो वह यही कहेगा कि वह बिल्कुल अपने अब्बू की तरह है, पर सच यह नहीं था। सच यह था कि इमरान की ज़्यादातर हरकतें मदीहा की तरह थी, जैसे कि वह बिल्कुल उसी की तरह बगावत करता था, उसी की तरह चिढ़ता था, उसी की तरह पलट कर जवाब देना जानता था और उसी की तरह उसका एटीट्यूड भी था। वह अदनान की तरह भी था, पर वह काफी हद तक मदीहा के जैसा भी था। और जिस तरह वह दोनों लड़ते थे, कोई यह नहीं कह सकता था कि यह माँ बेटे हैं। भाई बहन वाली हरकतें ज्यादा करते थे वो, पर उससे कहीं ज्यादा प्यार भी था दोनों में। इमरान के सामने भी अगर गलती से कोई मदीहा के बारे में कुछ गलत कह दे तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। जितना प्रोटेक्टिव और पजेसिव अदनान था मदीहा के लिए, उतना ही इमरान भी था। वही इमरान को लेकर मदीहा का भी यही हाल था। वो उसके जिगर का टुकड़ा था। हालांकि वो उसे डांटती थी, चिल्लाती थी, पर उससे प्यार भी बहुत करती थी। मदीहा के लिए इमरान अदनान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस बात को लेकर अदनान को भी इमरान से कहीं ना कहीं जेलसी तो थी। मदीहा अंदर आती हैं और उसके पीछे ही दौड़ते हुए अपने छोटे छोटे पैरों से इमरान भी आता है। जहां मदीहा के चेहरे पर गुस्सा था, वही इमरान के चेहरे पर दुनिया जहां का एटीट्यूड कोई नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ 2.5 साल का है। उनके पीछे पीछे ही अदनान अंदर आता है, जो काफी शांत था हमेशा की तरह। मदीहा के उसकी जिंदगी में आने के बाद वह पहले से ज्यादा शांत हो गया था, और जो रही कहीं कसर थी वो इमरान के आने के बाद पूरी हो गई थी। अब उसे गुस्सा बहुत कम ही आता था, क्योंकि अब गुस्से का डिपार्टमेंट इमरान और मदीहा के सिर पर चढ़ा था। उन्हें आता देख सहिद जी पूछते हैं, आ गए तुम लोग, तो बताइए साहबजादे इस बार क्या तोड़फोड़ कर आए हैं आप? उनकी बात सुनकर मदीहा चिढ़ते हुए इमरान को घूर कर कहती है, पूछिए मत आप। प्रिंसिपल के कमरे में पेपर वेट उठाकर पीछे कांच की दीवार पर फेंक दिया, इसने पूरी की पूरी दीवार टूट गई। मुझे समझ नहीं आता यह चाहता क्या है। यह 25वां स्कूल है जिसे वो प्रिंसिपल के मुंह पर बोलकर रिजेक्ट कर आया है। ऐसे कैसे एडमिशन करवाएं हम? अब तो मुझे लगता है इसके लिए हमें कोई स्कूल ही खरीदना पड़ेगा, तभी यह पढ़ पाएगा, वरना कोई भी स्कूल वाले इसे एडमिशन नहीं देने वाले। इसके गुस्से को देखकर, उसे इतना गुस्सा में देखकर सोफिया पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाती है, तो वो एक ही सांस में पूरा ग्लास पी जाती है। वो वाक्य गुस्से में चीखते चीखते प्यासी हो गई थी। वही सहीर जी इमरान को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, इधर आइए साहबजादे। क्या सुन रहे हैं हम? ऐसा क्यों किया आपने? इमरान उनके पास जाकर पूरे कॉन्फिडेंस से, दादू दैट लेडी वाज स्टेयरिंग एट अब्बू, और वो बहुत डम भी साउंड कर रही थी। आई डिडंट लाइक हर। शिफा जी, पर बेटा ऐसे नहीं करते, अगर उसे चोट लग जाती तो? इमरान उन्हें देखकर, चिल दादी, मैंने पेपर वेट ध्यान से मारा था। आई डोंट हर्ट विमेन, दैट्स नॉट माई स्टाइल, बट दे आर इरिटेटिंग समटाइम्स लाइक अम्मी। उसकी बात सुनकर सब मुंह बनाकर हंसने लगते हैं, और मदीहा उसे दोबारा घूर कर देखती हैं, पर वह कुछ कहती उससे पहले ही नाजिया जी हंसते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, यह है ही इरिटेटिंग।
मदीहा मुंह बनाते हुए, अम्मी क्या कह रही हैं, आप औलाद हूँ, मैं आपकी इस इमरान के बच्चे की बातों में मत आइए, इसको तो खुद के और अपने अब्बू के अलावा इस दुनिया में सब इरिटेटिंग लगते हैं। नाजिया जी, क्यों बेटा, अब बड़ा बुरा लग रहा है जब खुद की औलाद तुम्हें पलट कर जवाब दे रही है, और जो तुम सारी जिंदगी हमें पलट कर जवाब देती आई हो उसका हिसाब किताब कौन करेगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है, सबको उनकी किए की सजा इस दुनिया में मिलती है। जैसे हमने तुम्हें संभालना है ना, अब तुम संभालो इस नवाबजादे को। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, और मदीहा तो बेचारी कुछ कहने के लायक ही नहीं थी। तभी इमरान सोफिया के पास जाता है और उसके दुपट्टे को खींचते हुए कहता है, चाची आई वॉन्ट चॉकलेट मिल्क। उसकी बात सुनकर सोफिया प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए कहती है, अभी लाई, तुम यहीं बैठो। उसकी बात सुनकर इमरान हाँ में सिर हिलाता है, चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सोफिया किचन में चली जाती है। इमरान को उसके हाथ का चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद था और वो भी बड़े प्यार से उसके लिए बनाती थी। यही एक जरिया था जिसके कारण वो अपने अंदर का दर्द बाहर निकाल पाती थी। 3 साल हो चुका थे उनकी शादी को, पर अभी तक झोली में वो खुशी नहीं आई थी जिसका उसे इंतजार था। जब भी वो इमरान को देखती थी तो मदीहा को देखते हुए उसे अपनी औलाद की ख्वाहिश होती, पर पता नहीं क्यों अल्लाह उसे किसका इंतजार करा रहा था जो अभी तक वो बिना औलाद के तड़प रही थी। सब ऐसे ही बातों में लग जाते हैं। तभी नाजिया जी कुछ सोचकर यास्मीन से पूछती है, बेटा कल तुम अपनी अम्मी के घर जाने वाली हो ना, पैकिंग हो गई और जो गिफ्ट मंगवाए थे वह रख लेना याद से। यास्मीन, नहीं चाची, अम्मी ने मना कर दिया आने के लिए। वो कह रही है कि ऐसी हालत में घर से बाहर बेफिजूल जाना ठीक नहीं है, इसलिए जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती मैं घर से बाहर ना निकलूं तो अच्छा है। शिफा जी, पर बेटा अभी तो तुम सिर्फ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, डिलीवरी में बहुत वक्त है। एक काम करो, तुम अपनी अम्मी से कहो कि कुछ दिन के लिए वो यहाँ आ जाए। अगर तुम नहीं जा सकती तो वो तो आ सकती हैं ना, तुम्हारा भी इतना मन था और वो यहाँ आ जाएंगी तो हमारा भी मन लग जाएगा। वैसे भी काफी वक्त से कोई आया ही नहीं है। उनकी बात सुनकर यास्मीन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो हमें सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है अपनी अम्मी से बात करने। इधर अदनान स्टडी रूम में बैठा था और वो कुछ सोचते हुए अपना फोन निकलता है और जैद को कॉल करता है। वह अभी भी उसका असिस्टेंट था। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही जैद करता है, गुड आफ्टरनून सर। अदनान, जैद जरा पता करके बताओ दिल्ली का सबसे एडवांस और बेहतरीन स्कूल कौन सा है। जैद, सर, दिल्ली पब्लिक कन्वेंट हाई स्कूल। अदनान कुछ सोचते हुए कुछ देर खामोश रहता है, फिर एकदम से कहता है, एक काम करो, उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके जल्द से जल्द स्कूल खरीद लो, इमरान को स्कूल भेजना है। उसकी बात सुनकर जैद हैरानी से पूछता है, क्या कहा आपने सर? शायद मैंने कुछ गलत सुना। अदनान लैपटॉप पर हाथ चलाते हुए बड़े ही कैजुअली कहता है, यही कि खरीद लो जो भी स्कूल बेस्ड है, और हाँ, यह काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, इमरान को जल्द से जल्द स्कूल भेजना है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। वही फोन के दूसरे तरफ जैद अभी भी हैरान था, मतलब कि यह क्या बात हुई कि बच्चे को स्कूल भेजना है तो स्कूल खरीद लो। रहीसी की भी अलग ही सीमा थी अदनान सिद्दीकी के लिए, तो उसे समझ नहीं आ रहा था यह रातों रात स्कूल खरीदने वाली बात कहाँ से आ गई। पर खैर उसे पता था अगर अदनान ने कहा है तो करना तो है, तो वह सीधे अपने काम पर लग जाता है। उसके बाद सारा दिन ऐसे ही बीत गया। इमरान अपने कमरे में ही रहा, वो वैसे भी कमरे से बाहर ज्यादा आता नहीं था। रात को डिनर के बाद सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। दिन भर की थकान के कारण इमरान की आंख जल्दी लग गई। कुछ भी होता तो वह सिर्फ 2.5 साल का बच्चा ही। अदनान उसे सुलाकर वॉशरूम में चला गया। तभी मदीहा कमरे के अंदर आती है। सबके खाने के बाद किचन में थोड़े बहुत काम थे जिन्हें समेटने के लिए वो रुक गई थी, और वापस आकर इमरान को सोता देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। दिन भर की थकान टेंशन के बाद इमरान को सुकून से सोता देखना उसे सुकून देता था। वो बेड के पास आती है और इमरान के पास बैठकर धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगती है। वो इतना प्यारा और क्यूट लग रहा था सोते वक्त की। मदीहा का दिल चाह रहा था कि का जाए इमरान को। वो उसके गालों पर हल्की हल्की हाथों से उंगलियां फिराते हुए खुद से कहती है, सोते वक्त इतना प्यारा लगता है, कौन कहेगा उठने के बाद पूरी दुनिया को सिर पर लिए घूमता है।
अपनी ही कही गई बात पर हल्का सा मुस्कुराकर वह इमरान के दोनों गालों को चूम लेती है। तभी अदनान फ्रेश होकर बाहर आता है और उन माँ बेटे को जोड़ी को देखते हुए मुस्कुराते हुए मदीहा से कहता है, दिन भर उससे लड़ने के बाद, उसे डांटने के बाद जब वह सो जाता है, यही वक्त मिलता है तुम्हें उस पर लाड़ जताने के लिए। मदीहा मुस्कुराते हुए उसे देखकर, क्या करूं, डर लगता है कहीं ज्यादा लाड़ जताने पर बिगड़ ना जाए, और वैसे भी हरकतें देखी है आपने, जानबूझकर चिढ़ाता है मुझे तो डांटना तो पड़ता ही है, पर इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि अपने बच्चे की दुश्मनों हूं मैं, भूलिए मत, सबसे ज्यादा प्यार करती हूं उससे। अदनान मुस्कुराते हुए बेड के दूसरी तरफ बैठते हुए कहता है, जानता हूँ जब से यह आया है मेरा तो पत्ता कट हो चुका है, वैसे मैं सोच रहा था कि हमें ना इमरान को थोड़ा बिजी करना चाहिए। मदीहा, मतलब स्कूल भेज तो रहे हैं, हो जाएगा बिजी। अदनान, नहीं मेरा मतलब है क्यों ना एक बहन गिफ्ट कर दे उसे, बेहतर रहेगा, क्या कहती हो? उसकी बात सुनकर मदीहा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और अदनान उसे यूं शर्माता देख मुस्कुरा देता है। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी उनकी, ना कोई मसला, ना रोक ना टोक, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। ऐसे ही एक हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। इस बीच अदनान ने दिल्ली का सबसे फेमस और लग्जरियस स्कूल खरीद लिया था, और भाई इतना पैसा, शोहरत, उसे मना करने की हिम्मत थी किसी में अपने बेटे के लिए, तो वो पूरा दिल्ली खरीद ले। यह तो सिर्फ स्कूल था। आज सुबह से ही मदीहा ने पूरा घर सिर पर उठा रखा था, क्योंकि आज इमरान का स्कूल में फर्स्ट डे था और इमरान से ज्यादा तो वह एक्साइटेड थी। इमरान अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो चुका था, उसे अदनान ने ही हमेशा की तरह तैयार किया था, क्योंकि यह मदीहा की बस की बात नहीं थी। जिस हिसाब से वो भाई बहन की तरह लड़ते थे, अगर मदीहा के जिम्मे उसे तैयार करने का काम दिया जाता तो अब तक शायद उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भी फट चुकी होती, और इतनी फटी होती कि उसे जोड़ा भी नहीं जा सकता था। खैर, उसने व्हाइट शर्ट और रेड शॉर्ट के साथ रेड टाई पहनी थी, और इमरान इतना क्यूट लग रहा था कि पूछो मत, पर हमेशा की तरह उसके चेहरे पर आज भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं हो। फिलहाल सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे और अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और मदीहा उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए उसे हिदायत दे रही थी। मदीहा, देखो, जो यह तुम सबको बातें सुनाती रहती हो ना, और खुद को 2.5 साल की जगह 20 साल का समझते हो, यह सब करना बंद कर दो। स्कूल में जा रहे हो तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करना, ऐसा ना हो कि स्कूल के पहले ही दिन तुम्हारी कंप्लेन आ जाए, जाते ही टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना, और जैसे टीचर करने को बोले वैसे करना। समझ आ रही है तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? और हाँ, किसी भी बच्चे से लड़ाई मत करना, क्लास में जितने बच्चे हो सबसे दोस्ती कर लेना, और अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ कहे जिससे तुम्हें गुस्सा आए तो चुपचाप बैठ जाना, यह न हो कि गुस्से में तुम तोड़ फोड़ शुरू कर दो। मैं बता रही हूँ तुम्हें इमरान, अगर तुम्हारी कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इमरान उबासी लेते हुए, अम्मी आप बार बार सेम स्क्रिप्ट क्यों सुना रही हैं? और मैं किसी को परेशान नहीं करता, लोग मुझे इरिटेट करते हैं। आई डोंट नो वाई एवरीबडी इज जस्ट टू डम्ब। उसकी बात सुनकर मदीना उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, यह जो शाहजहान वाला एटीट्यूड है ना तुम्हारा, सबसे पहले तो तुम इसे संभालना सीखो। तुम 2.5 साल के छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों की तरह ही बिहेव करो, समझे? इमरान चिढ़ते हुए, और अम्मी आप एक ग्रोन अप विमेन है तो आप एक ग्रोन अप विमेन की तरह बिहेव कीजिए, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। उसकी बात सुनकर मदीहा का दिमाग फिर खराब होने लगता है और वह गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, ठीक है, जो करना है करो, अब मैं कुछ बोल ही नहीं रही, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। इतना कहकर वो गुस्से में दूसरी चेयर पर बैठ जाती है, और बाकी सब उन माँ बेटे की बहस सुनकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि यह अक्सर हर सुबह का था, सबको फ्री में एंटरटेनमेंट मिल जाता था, टीवी की जरूरत ही नहीं थी। अदनान अपनी जगह से खड़े होते हुए, चलो इमरान लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। उसकी बात सुनकर इमरान अपनी जगह से खड़ा होता है और वही साइड में कुर्सी पर रखा अपना बैग ठीक से उठाते हुए एक बार मदीहा की तरफ देखता है, जो अभी भी उससे मुंह फेर कर नाराज बैठी थी, और अदनान का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अदनान का हाथ छोड़कर वापस भागते हुए मदीहा के पास जाता है और उसके कुर्ते को खींचते हुए उसे अपनी तरफ देखने का इशारा करता है, तो मदीहा भी उसकी तरफ देखती है। तो वह बड़ी मासूमियत से कहता है, अम्मी मेरी टाई ठीक कर दो, वरना टीचर मुझे डांटेगी और मेरा फर्स्ट डे ही इम्प्रेशन खराब नहीं कर सकता।
उसकी बात सुनकर मदीहा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी टाई ठीक करती है और प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, अच्छे से जाना, बेस्ट ऑफ लक। इमरान कुछ देर तो बिना किसी इमोशन की उसे देखा है, फिर हल्का सा छुपकर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, आई विल डू माई बेस्ट अम्मी, आई लव यू। पर बच्चे मुझे ज्यादा इरिटेट करेंगे तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, बाय। इतना कहकर वो भागते हुए अदनान के साथ बाहर चला जाता है, पर मदीहा की आंखें पीछे से नम हो गई थी। इमरान एक अजीब सा बच्चा था, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था। जिस उम्र में बच्चे माँ का पल्लू छोड़ते नहीं थे, उस उम्र में भी वो बहुत ज्यादा रिजर्व था। अगर वो किसी से ठीक से बात करता था या किसी की बात मानता था तो वो सिर्फ अदनान था, उसके अलावा वो हमेशा खामोश सा रहता था और दोस्त तो उसके कोई थे ही नहीं, क्योंकि उसे बच्चे बड़े इरिटेटिंग लगते थे। मदीहा अपने आंसू छिपाते हुए चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सब उसकी सिचुएशन समझ रहे थे, कुछ सोचते हुए सोफिया भी उसके पीछे चली जाती है। यास्मीन भी जाना चाहती थी, पर उसे पता था मदीहा को इस वक्त सिर्फ सोफिया की जरूरत है, क्योंकि सोफिया उसकी बेस्ट फ्रेंड होने से पहले उसकी बड़ी बहन थी। सोफिया उसके कमरे में आती हैं तो मदीहा बेड पर बैठी सिसक रही थी। वो उसके पास जाती है और उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पुकारती है, मदीहा। उसकी आवाज सुनते ही मदीहा नजर उठाकर उसे देखती हैं और तुरंत उसे गले लगाते हुए सिसकते हुए कहती है, यार यह बच्चे इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? अभी कल ही तो मैं उसे इस दुनिया में लाई थी और आज वो इतना बड़ा हो गया कि स्कूल जाने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे वो दूर हो रहा है। ऐसे देखते देखते वो बड़ा हो जाएगा। मैं काश रोक पाती यह सब कुछ, काश मैं वक्त को रोक पाती और वो बड़ा ही नहीं होता। तुमने देखा कितना अलग है मेरा बच्चा। यह खूबसूरत एहसास मैं हमेशा अपने अंदर समेट कर क्यों नहीं रख सकती? क्यों वक्त को इतनी तेजी से बढ़ना होता है? अगर वो इतनी जल्दी बड़ा हो गया तो यह तो गलत बात है ना? अल्लाह ताला को थोड़ा स्लो करके चीजें बढ़ानी चाहिए। यह कोई बात हुई? देखते ही देखते वो बड़ा हो जाएगा, मुझे उसकी शादी करनी पड़ेगी, फिर वो मुझसे दूर भी हो जाएगा। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी थी। सोफिया उसकी सिचुएशन समझ नहीं सकती थी, बस समझने की कोशिश कर सकती थी। उसे यूं रोता देख वो उसे खुद से दूर करती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, पागल तुम रो क्यों रही हो? यह तो इतने खूबसूरत एहसास है जिन्हें तुम महसूस कर सकती हो, तो तुम्हें तो खुद को खुशनसीब समझना चाहिए, वरना मुझे देखो 3 साल से इन सब को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। पता है जब तुम्हें और इमरान को आपस में ऐसे लड़ते हुए देखती हूँ ना, तुझे इतनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है, क्योंकि मैं तो यह सब कुछ महसूस ही नहीं कर पाती। बचपन से ख्वाहिश थी कि जब शादी हो जाएगी तो अपनी फैमिली बनाऊंगी, बच्चे होंगे तो मुझे अम्मी अम्मी कहकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब तो लगने लगा है जैसे अधूरी रह जाएगी शायद यह ख्वाहिश मैं कभी माँ इससे आगे को कुछ कह पाती उससे पहले ही मदीहा उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें पता है जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जरिए इस खानदान के लिए कुछ ऐसा आएगा जो हम सब की जिंदगी बदल देगा। और देखना तुम्हारे जरिए ऐसा कुछ जरूर होगा जो हम सब की जिंदगी में खुशियाँ लाएगा। कुछ चीजें सही वक्त पर ही होती और अभी शायद तुम्हारा वह वक्त आया नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो वक्त कभी नहीं आएगा। वो वक्त जरूर आएगा और सही वक्त पर ही आएगा। हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती, उसके हिसाब से होती है जिससे हमें बनाया है। और तुम देखना एक दिन तुम्हारी गोद में भी कोई ना कोई तो जरूर होगा, और फिर तुम्हारी बेटी से तो मुझे अपने बेटे का निकाह करवाना है, समझी? हमारा प्रॉमिस भूलना मत। सोफिया रोते हुए भी मुस्कुराकर कहती है, देखा है तुमने इमरान को, अगर कोई लड़की उसे छू भी लेना दुनिया सिर पर उठा लेता है वो, और तुम्हें शादी की पड़ी है। क्या पता मेरी बेटी हो जाए और उससे भी वो वैसे ही दूर भागता रहे जैसे बाकी लड़कियों से भागता है। इस उम्र में तो बच्चों की दोस्त होती हैं और वो एक ऐसा है जिसे ना दोस्तों में दिलचस्पी है और ना लड़कियों में। बच्चे इरिटेटिंग लगते हैं उसे, जैसे खुद ना जाने कितना बड़ा हो। मदीहा, और क्या पता जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो जो हम सब की सोच से भी ऊपर हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है
जैसे जब भी तुम्हारा बेबी आएगा ना, हम सबके साथ साथ इमरान भी बदलेगा। शायद उसमें वक्त हो, पर मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी ही सुधार सकती है, वरना जितना ढीठ है मेरे बस की तो नहीं है। मैंने तो उसके आगे हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि ना तो वो मेरी बात सुनता है और ना ही मुझे सीरियस लेता है। अपने अब्बू के अलावा उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो मुझे ऐसा ही लगता है एक बस वो और उसके अब्बू यही उसकी दुनिया है, हम सब तो हैं ही नहीं उसके आगे। सोफिया मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। याद है एक बार तुम बीमार पड़ गई थी, सारी रात जाकर तुम्हारे बगल में बैठा रहा था। चाहे वो तुमसे लड़ता हो, तुम्हें परेशान करता हो, चिढ़ता हो, पर वो तुमसे भी बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, वो थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए उसे जताना नहीं आता, पर क्या पता किसी वो जताना भी सीख जाए। तब तक तुम भी इंतजार करो। उसकी बात सुनकर मदीहक भी मुस्कुराते हुए कहती है, देखते हैं, बस अल्लाह पर भरोसा है। तो उसकी बात सुनकर सोफिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। आज भी उन दोनों का बॉन्ड वैसा ही था जैसे कहानी की शुरुआत में था। दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए अलग ही जगह थी। सच कहते हैं, कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते। मदीहा के पास कोई बहन भाई नहीं था, पर उसे इस चीज की कभी कमी महसूस नहीं हुई। सोफिया उसके लिए सब कुछ थी और सोफिया के लिए मदीहा उसकी छोटी बहन से ज्यादा उसकी औलाद थी। देखते हैं अब क्या मोड़ लेती है इन सब की कहानी आगे। 5 साल बाद दिसंबर की सर्दियों में यह दोपहर का वक्त, मौसम खुला हुआ था और सूरज की रोशनी हर जगह एक अजीब सी गर्माहट बिखेर रही थी, जो ठंड के इस मौसम में एक अजीब सा सुकून देती थी। इसी बीच एक ब्लैक कलर की बेहद महंगी कखर सेंट्रल जेल के आगे आकर रुकती है और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुलते ही एक बेहद आकर्षक आदमी बाहर निकलता है। सफेद शर्ट, ब्लैक पेंट के साथ हाथों में मेहंदी खदी, शर्ट की स्लीव्स फोल्ड किए हुई थी और वो बेहद हसीन लग रहा था, उतना ही जितना 9 साल पहले लगता था, या शायद उससे भी पहले। यह अदनान सिद्दीकी था जो आने वाले कुछ सालों में 40 का होने वाला था, पर चेहरे पर आए उसे रोब को देखकर कोई कुछ कह नहीं सकता था। वो अभी भी मुश्किल से 30 का लगता था। एक बाल सफेद नहीं, बल्कि चेहरे पर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी जो बाकी सभी मर्दों से अलग बनाती थी उसे। वो लंबे लंबे कदम लेते हुए उसे बड़े से गेट के पास आकर रुक जाता है, जहां से कैदियों को रिहाई मिलती थी, अपने किए गए गुनाहों की सजा काट कर वापस। एक नई उम्मीद मिलती थी, एक बदलाव की उम्मीद। वह भी आज यहाँ किसी खास के लिए आया था, एक ऐसे शख्स के लिए जिससे उसका रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। दुश्मन दोस्त बनता है, यह उसे सिर्फ कहानियों की बातें लगती थी, पर आज उसकी जिंदगी में यही सब कुछ हकीकत बन गया था। एक वक्त पर जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, आज सबसे अजीज दोस्त था, मिर्जा जुनैद गाजी, जिसे आज पूरे 9 साल बाद रिहाई मिल रही थी। इन 9 सालों में ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जब अदनान उससे मिलने यहाँ नहीं आया हो, पर फर्क बस इतना था कि हमेशा उनके बीच सराखें होती थी और आज हमेशा की आज़ादी। अदनान ने बहुत कोशिश की थी मिर्जा की सजा कम कराने के लिए, पर मिर्जा ने हमेशा उसे अपनी कसम देकर रोक लिया। वह अपने दर्द और अपने गिल्ट को बाहर निकाला चाहता था और उसके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होता कि वह पूरी सजा काटे, और आज उस सजा का आखिरी दिन था और उसकी रिहाई का भी। अदनान अपने हाथों में पहनी उस महंगी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें करेक्ट 1 बज रहे थे, और इसी के साथ दरवाजा खुलता है और मिर्जा उस बड़े से गेट से बाहर आता है। पूरे 9 सालों बाद यह खुली हवा उसे एक सुकून दे रही थी। वो वापस आजाद था, पर इस बार वो कोई पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, अमीर मगरूर इंसान नहीं, बल्कि ऐसा शख्स था जिसके लिए लोगों की मदद करना और इंसानियत की राह पर चलना उसकी प्रायोरिटी थी। वो जैसे ही पहला कदम दरवाजे के बाहर रखता है, सबसे पहले उसकी नज़र अदनान पर पड़ती है, जो अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसे देख रहा था, और उसे देखकर मिर्जा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे कभी कभी खुद पर हैरानी होती थी, इतने जुर्म और गुनाहों के बाद भी न जाने खुदा ने क्या सोचकर उसे इतने अच्छे दोस्त से मिलवाया था। अदनान सिद्दीकी, जिससे एक वक्त पर वो इतनी नफरत करता था, पर आज वही शख्स उसके लिए दोस्ती की मिसाल था। उसके पास कहने के लिए आज सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था और वो था दोस्ती का। वो चलते हुए अदनान के पास आता है और वैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि आज़ाद होने के बाद सबसे पहले मुझे तुम्हारी यह मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी। रोज तो तुम मुझे अंदर आकर परेशान करते हो, कम से कम आज तो बख्श देते। बीवी बच्चे वाले आदमी हो, घर पर जाकर उनके साथ वक्त बिताओ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर आज का दिन भी खराब जाएगा मेरा। अदनान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, वेल, यही मनहूस शक्ल वाला इंसान तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है
तो मेरी शक्ल अब तुम्हें अपनी बाकी पूरी जिंदगी देखनी है, और फिक्र मत करो, इस चीज की कमी मैं तुम्हें महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी कंपनी तुम्हें बाकायदा जहन्नम की सैर कराएगी, समझे? उसकी बात सुनकर मिर्जा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे बढ़कर अदनान को मजबूती से हक करता है और अदनान भी अपनी बाहें उसकी बेक पर लपेट लेता है। एक अजीब सा रिश्ता था उनके बीच, वो सिर्फ दोस्त नहीं थे। मिर्जा जुनैद गाजी उसका भाई था। कितनी अजीब बात है, उस दिन कबीर में एक दोस्त को खाया था उसने, अपने सबसे अच्छे दोस्त को, और उसी दिन मिर्जा की शक्ल में उसे एक उससे भी बेहतर दोस्त मिली था। मिर्जा उससे दूर हटकर उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे ठीक से देखते हुए कहता है, यार लोग बूढ़े होते हैं, मुझे तेरा समझ नहीं आता, तुम तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हो, सच सच बताओ, किसी वैम्पायर की तरह लोगों का खून तो नहीं पीते, तुम अभी भी उतने ही हैंडसम हो जितने 9 साल पहले थे। अदनान सिद्दीकी का चार्म उसकी पर्सनालिटी में, उसकी शक्ल सूरत में नहीं, और यह चार्म कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे 32 का हो, 40 का या 80 का। फिलहाल घर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी किसी खास शख्स को तुम्हारा बहुत इंतजार है। उसके मुंह से खास शख्स का जिक्र सुनकर पहले तो मिर्जा को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर अचानक से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो खुशी से पूछता है, तुमने इमरान को बताया मेरे बारे में? अदनान कार की तरफ जाते हुए, हाँ, अब मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में उसे पता होना तो जरूरी था, और पता नहीं क्यों तुम जैसा नमूना उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आया है, बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए, और यकीन मानो तुम इस दुनिया में पहले और आखिरी शख्स हो जिसे मिलने के लिए वो एक्साइटेड है, वरना लोगों और इंसानों में दिलचस्पी उसे कभी रही ही नहीं। यह कहते कहते वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और मिर्जा भी एक्साइटेड होते हुए पैसेंजर सीट पर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए आगे पूछता है, कैसा है वो, क्या पसंद है उसे, उसके लिए चॉकलेट ले लेते हैं, रास्ते से ऐसे पहली बार मिल रहा हूँ, कुछ तो देना पड़ेगा ना उसे, और एक तो तुम हो, आज तक कभी उसकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई, जब भी आते हो बस उसके बारे में चीजें बताकर चले जाते हो, बड़ी ख्वाहिश है मेरी उससे मिलने की, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी तरह ही होगा, बताना उसके बारे में कुछ। अदनान ड्राइव करते हुए, ऐसे शब्द नहीं बने जो इमरान सिद्दीकी को डिफाइन कर सके, और रही बात उसकी पर्सनालिटी की तो उसे तो मैं भी आज तक नहीं समझ पाया, तो तुम्हें क्या समझाऊं, वो एक चलती फिरती पहेली है, ही इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर ह्यूमन माइंड। मिर्जा हंसते हुए, तुम भूल कैसे जाते हो कि वो तुम्हारी औलाद है, और अभी तो वो सिर्फ 9 साल का है, आगे आगे देखो, उसे संभालना तुम सबके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, जैसे तुम्हें संभालना हुआ। अदनान 8.9 नहीं, सिर्फ 8 साल का एक संकी बच्चा। मिर्जा हल्का सा मुस्कुराकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर पूछता है, और वो कैसी हैं? उसके सवाल ने जैसे एक अजीब सी खामोशी बिखेर दी थी पूरी कार में। कुछ देर की इसी खामोशी के बाद अदनान कहता है, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ बहुत खुश है अपनी इस दुनिया में। उसने मेरी बीवी पर जोर देते हुए कहा था, जैसे वो याद दिला रहा हो कि वो आज भी उसी की है। दोस्ती अपनी जगह पर, मदीहा उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, इमरान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। उसे लेकर वह कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था, यह पूरी कहानी उसकी और मदीहा की ही तो थी। मिर्जा उसकी पजेसिवनेस देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। उसने फिर कुछ और नहीं पूछा। मदीहा के हवाले से इतने सालों में वो अपनी मोहब्बत पर सब्र करना सीख चुका था। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है जो उसे मदीहा से हुई, और उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई, पर वो खुश था क्योंकि उसकी मोहब्बत खुद है। अब वो अपनी जिंदगी में किसी और का ख्वाब नहीं देख सकता था, यह उसकी मोहब्बत से बेवफाई होगी, पर इस बात का सब्र था उसे कि उसकी मोहब्बत ठीक है, खुश है और इत्मीनान है, और कम से कम उससे नफरत तो नहीं करती। उसके बाद ऐसे ही पिछले सालों की छोटी मोटी बातों में उनका सफर सिद्दीकी हवेली की तरफ रवाना होता रहा। इधर सिद्दीकी हवेली आज भी उतनी ही मजबूत थी जितनी पहले हुआ करती थी, उतनी ही खूबसूरत, और इसमें रहने वाले लोगों के दिलों में भी आज भी उतनी ही मोहब्बत थी जितनी पहले हुआ करती थी। वही बैकयार्ड का माहौल जरा सर्द था। वहां एक शूटिंग प्रैक्टिस की जगह बनाई हुई थी और एक 8-9 साल का बच्चा गन से प्रैक्टिस कर यहाँ था। यह प्रैक्टिस गन ही थी और अब तक उसका एक भी निशाना गलत नहीं हुआ था। वहीं थोड़ी दूर पर एक चेयर पर एक 6 साल का छोटा बच्चा बैठा था और चॉकलेट खाते हुए काउंटिंग कर रहा था। वो बड़ा ही क्यूट लग रहा था। यह है उमर सिद्दीकी, रियान और यास्मीन के बेटे, बेहद क्यूट और अपने भाई की सारी बातें मानने वाले और बहुत शरारती भी।
उमर एक एक करके गिन रहा कि उसका भाई कितनी गोलियां सही निशाने पर लगा रहा था और अब तक उसकी गिनती 100 को पार कर चुकी थी। तभी इमरान एक और गुण फायर करता है और वो भी बिल्कुल ठीक अपने निशाने पर जाकर लगती हैं। अब तक उसकी घर में गोलियां खत्म हो गई थी। यह देखकर उमर जोर जोर से ताली बजाते हुए कहता है, वाह भाई, पूरी 110 गोलियां मारी है आपने, सारी की सारी सही, यू हैव प्राउड ऑन मी। उसकी बात सुनकर इमरान उसे घूरते हुए कहता है, इट्स आई हैव प्राउड ऑन यू उमर, अगर अपनी इंग्लिश क्लास में तुम थोड़ा ध्यान दो तो इस तरह घिसी पिटी लैंग्वेज नहीं बोलनी पड़ेगी तुम्हें। उसने अपनी रोबदार आवाज में कहा और गन वहीं रखकर अपना प्रैक्टिस चश्मा उतारकर वहां से हवेली की तरफ जाने लगा और उमर भी उसके पीछे पीछे अपने छोटे छोटे पैरों से भागा। इधर इसी हवेली एक एक कमरे में एक लड़की मायूसी से खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और वो कुछ खोए हुए से अंदाज में अपने पेट का सहला रही थी। यह थी सोफिया, जिसकी उम्र करीब 27-28 के आसपास होगी और उसकी जिंदगी आज भी उतनी ही बेरंग थी। वो आज भी औलाद के लिए तरस रही थी। उसकी जिंदगी वीरान थी, उसमें कमी थी जो अब उसे लग रहा था कि शायद कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। वो अभी सुनी आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो पलट कर देखती है तो यह मदीहा थी जो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर वो अपनी उदासी दरकिनारे करके छोटी मुस्कान के साथ कहती है, क्या हुआ तुम्हें, कुछ काम था, मुझे बुला लेती, खुद क्यों आई? अच्छा, जो फ्रूट्स मैंने काटे थे वो खाए ना तुमने? अब यह मत कहना कि तुम भूल गए वरना एक चांटा मारूंगी सीधे। मदीहा उस बेहतर जानती थी और शायद यह बात सोफिया भूल गई थी। वो उसे समझाते हुए कहती है, तुम बार बार यह कैसे भूल जाती हो कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। क्या हुआ है, बताओगी नहीं मुझे? उसने इतने अपने मन से कहा था कि सोफिया उसके आगे और झूठी खुशी का नाटक नहीं कर पाई और उसकी आंखें बेतहाशा आंसुओं से भर गई और अपनी नजरें चुराते हुए अपनी बेबसी छुपाते हुए कहती है, और क्या होगा, बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। न जाने ऐसी कौन सी गलती की थी मैंने जिसकी सजा मुझे ऊपर वाला बे औलाद बनाकर कर रहा है। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब मेरी आंखों के सामने टूट चुका है। इतनी सारी डॉक्टर से मिले, सब कुछ किया पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो मुझे लगता है कि मुझ में ही कमी है, मैं कभी माँ बन ही नहीं पाऊंगी और मेरी वजह से अजहर जी ख्वाब रह गए। कितने ख्वाब होंगे उनके अपने बच्चों को लेकर। अब तो लगता है कि मुझे उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्वाब तो टूटा ही, मैंने उनकी जिंदगी को भी अधूरा बना दिया। किस मर्द का ख्वाब नहीं होता कि वो बाप बने, पर मैंने उनका ख्वाब पूरा ही नहीं किया। जिस तरह मैं अधूरी रह गई वो भी अधूरे रह गए। कहते कहते को बुरी तरह रोने लगी थी और उसे इस तरह रोता देख मदीहा उसे समझाते हुए कहती है, कैसी बातें कर रही हो तुम, एक औरत अपने आप में मुकम्मल है, तुम इस तरह टूट नहीं सकती और फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। इस तरह उम्मीद मत खो। और वैसे भी इमरान, उमर, वो सब भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं ना जितना वो हमसे करते हैं। तुम खुद को सिर्फ एक रिश्ते की कीमत पर अधूरा क्यों समझ रही हो? जब भी मुझे जिंदगी में मुश्किलें महसूस हुई अदनान जी के साथ साथ मैंने तुम्हें भी अपने पास देखा है। जब इमरान मेरी पेट में था तब तुम हर कदम पर मेरे साथ थी और अब भी जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ तब भी तुम मेरे साथ हो। अपना दिल इतना छोटा क्यों कर रही हो? सोफिया रोते हुए, नहीं मदीहा, कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं क्या महसूस करती हूँ। जब मैं तुम्हें, यास्मीन को, उमर को इमरान के साथ देखती हूँ मेरा दिल जलता है, चाह कर भी मुझे जलन होती है तुम लोगों से, क्योंकि मैं वह महसूस नहीं कर सकती जो तुम लोग करते हो। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था एक माँ बनना मदीहा, मेरा ख्वाब टूट कर बिखर चुका है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि जैसे अजहर जी से कहूँ कि दूसरी शादी कर ले, पर वह मेरी सुनते ही नहीं है। उनकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में उसे डांटे हुए कहती है, तुम पागल हो गई हो, तुमने क्या अजहर भाई की मोहब्बत इतनी गिरी हुई समझी है कि वो सिर्फ क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकती तो तुम्हें छोड़ देंगे या किसी और से मोहब्बत कर लेंगे? मोहब्बत एक बार होती है और वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। उनकी मोहब्बत को तो इस तरह शर्मिंदा मत करो। उसकी बात सुनकर सोफिया के आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वो खुद को हमेशा इसी तरह टूटा हुआ बेसहारा महसूस करती थी। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी इमरान अंदर आता है। वो मदीहा को ढूंढते ढूंढते ही अंदर आता है पर उसकी नज़र सीधा सोफिया पर जाती है जो रो रही थी और न जाने उसके दिमाग में क्या आया। वो चलते हुए सोफिया के पास आता है और बिल्कुल उसके पास खड़ा होकर उसे देखते हुए खामोशी से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, चाची आप रो मत, मेरी छोटी बेबी को प्रॉब्लम हो रही है।
उसकी बात सुनकर सोफिया का रोना एकदम से बंद हो जाता है और वो ना समझी से इमरान की तरफ देखती है। वही मदीहा का भी कुछ यही हाल था, क्योंकि एक तो इमरान इतना कम बोलता था, ऊपर से इस वक्त वो कौन सी बेबी की बात कर रहा था, उन दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था। मदीहा उसकी अनसुलझी बात को समझते हुए पूछती है, क्या हुआ है इमरान, तुम कौन सी बेबी की बात कर रही हूँ, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। इमरान मदीहा की तरफ देखते हुए सोफिया के पेट को एक टक घूरते हुए कहता है, चाची के पेट में है छोटी बेबी अम्मी, इसलिए चाची को बोलो कि चुप हो जाए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे बेबी को किसी की वजह से प्रॉब्लम होगी तो। उसकी बात सुनते पूरे कमरे में जैसे एकदम से खामोशी छा जाती है। यास्मीन जो अभी अभी अंदर आई थी उसने भी सब कुछ सुन लिया था और वो भी हैरानी से कभी मदीहा को देखती जो कभी सोफिया को। वही इमरान की बात सुनकर सोफिया के दिल में तो जैसे कुछ टूटा था। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर इमरान से कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है इमरान, मेरे अंदर कोई भी बेबी नहीं है। इमरान, नहीं चाचा बेबी है और वो मेरे लिए ही तो आई है, आई कैन फील हर। उसने इतने कॉन्फिडेंस से बात कही थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोफिया उससे कुछ और कहने वाली थी कि तभी यास्मीन आगे आकर सोफिया से कहती है, सोफिया तुम्हारा पीरियड कब आया था? सोफिया कुछ सोचते हुए, वो तो मिस हो गए 2 महीने से, तुम्हें पता तो है जो दवाइयाँ मैं ले रही हूँ उसकी हिट की वजह से मेरे पीरियड्स बहुत मिस होते हैं, यह सब पहले भी हो चुका है। यास्मीन, तो क्यों ना तुम एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखो मेरी बात सुनो, बच्चों के इंस्टेंट बहुत अच्छे होते हैं और फिर अगर इमरान कुछ कह रहा है तो हमें एक बार उसके बाद सीरियस लेनी चाहिए, समझी। उसकी बात में न जाने क्या असर था कि सोफिया नासमझी से मदीहा की तरह दिखती है तो वो भी हाँ में सिर हिलाती है। कुछ सोचकर सोफिया अपनी अलमारी में से प्रेगनेंसी किट निकलती है जो अक्सर अपने पास रखती थी, यहाँ तक कि आज तक एक भी बार उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था, पर फिर भी ना जाने क्यों आज उसके हाथ कांप रहे थे। वो प्रेगनेंसी किट लेकर वॉशरूम में चली जाती है और करीब 15 मिनट बाद वापस आती है तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल खामोश थी वो। और उसकी खामोशी देखकर मदीहा और यास्मीन को लगता है कि इस बार भी वही हुआ जो हमेशा से होता है। मदीहा आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम हार नहीं मान सकते, अभी भी बहुत चांसेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निराश हो जाए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना सोफिया? देखो, इससे आगे मैं कुछ कहती उससे पहले ही सोफिया प्रेगनेंसी किट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए खोई हुई सी आवाज में कहती है, इट्स पॉजिटिव। उसकी बात पर जैसे किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मदीहा उसके हाथ से वो प्रेगनेंसी किट लेती है तो उस पर रेड लाइन थी, क्लियर रेड लाइन, जिसका साफ मतलब था कि वो प्रेग्नेंट थी। शादी के पूरे 9 साल बाद उसने कंसीव किया था, वो प्रेग्नेंट थी। यास्मीन की आंखों में एक के बाद एक आंसू बह रहे थे। वही सोफिया, वो अभी भी होश में नहीं थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी हुआ क्या, कहाँ अभी आधे घंटे पहले वो अपनी किस्मत पर रो रही थी और अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? क्या उसके खुदा को उस पर तरस आ गया था? क्या उसके हाथ में उसकी ख्वाहिश को लिख दिया गया था? क्या उसके ऊपर से बे औलाद होने का आजाब उठा लिया गया था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ना कुछ कहने के होश में थी, ना आंखों से आंसू बहाने के। मदीहा कसकर उसे हक करते हुए कहती है, देखा मैंने कहा था ना, नाउम्मीदगी अच्छी नहीं है। जिस चीज का जब वक्त होता है वो तभी होता है। तुम्हारी किस्मत में जरा इंतजार ज्यादा था, पर फाइनली तुम अम्मी बनने वाली हो, अजहर भाई अब्बू बनने वाले, और मैं तो ममानी और खाला बड़ी मम्मी सब बनने वाली हूँ। यास्मीन मुस्कुराते हुए, और नहीं तो क्या, मैं अभी रियान को और अजहर भाई को कॉल करती हूँ, अब इस खुशखबरी को छुपा कर थोड़ी ना रखना है अपने अंदर, और डॉक्टर को भी बुलाती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चली जाती है। वही सोफिया नाम आंखों से मदीहा को देखते हुए कहती है, क्या सच में यह कोई ख्वाब तो नहीं है ना, यह हकीकत है ना, मैं भी माँ बनने वाली हूँ ना? बोलो ना मदीहा, यह सच में कोई ख्वाब नहीं है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं सोकर उठूंगी और सब कुछ गायब हो जाएगा? बोलो ना, तुम चुप क्यों हो, इसे कुछ सच है ना? मदीहा उसे गले से लगाते हुए, हाँ मेरी जान, यह सब कुछ सच है, हमारी जिंदगी का सच, और इससे बेहतर और क्या होगा? फाइनली तुम माँ बनने वाली हो, कंग्रेचुलेशंस। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, कितना खूबसूरत होगा ना वो पल। हमें पार्टी करनी चाहिए। नहीं, हम शॉपिंग पर जाएंगे और नए कपड़े लेंगे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी।
वो अपनी टू डू लिस्ट बता रही थी और सोफिया मुस्कुराते हुए अपनी बहन को देख रही था। सब लोग सोफिया के कमरे में बैठे थे। अजहर और रिहान भी तुरंत ऑफिस से आ गए थे। इस वक्त अजहर सोफिया को सीने से लगाए हुआ था और वो भी बहुत इमोशन हो रही थी। उसे वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि यह खुशनसीबी भी उसके हिस्से में आ गई। आंखें नम तो अजहर की भी थी, भले ही उसने कहा ना हो, पर एक बाप बनने की ख्वाहिश तो उसकी भी थी। और इस बीते वक्त में जितना इंतजार सोफिया ने किया था उतना ही इंतजार अजहर ने भी किया था। बस फर्क इतना था कि सोफिया जाहिर करती थी और वो अपने अंदर ही रखता था, क्योंकि अगर वो अपनी ख्वाहिश को जबान पर लाता तो सोफिया को और बुरा लगता। पिछले सालों में न जाने वह कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे। शहर के हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, नमाजों में न जाने कितनी दुआएं मांगी, ना जाने कितने नफली रोजे रखें, पर अब जाकर खुशियां उन्हें नसीब हुई थी। कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब से अच्छी प्लानिंग करता है और जब वो सही वक्त आता है तभी हमें सही चीजें देता है। यह चीजें हम शायद उस वक्त नहीं समझ पाते, पर जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी राह पर हमें सब समझ आ जाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ। शिफा जी मुस्कुराते हुए, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर इतने सालों बाद मेरी बच्ची की झोली भी भर ही दी तूने, यकीनन तू बहुत रहम वाला है। जमीला जी नमा आंखों से कुछ खुशियां वक्त देकर आती है। जिस तरह हमारी मदीहा भी शादी के 15 साल बाद हमारी जिंदगी में आई थी, वैसे ही सोफिया की गोद में भी जो नादान है वो हमें इंतजार कराने के बाद ही आया है। देखना बिल्कुल मदीहा पर जाएगा। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है और नाजिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, फिर तो सोफिया और अजहर तुम लोग अभी से अपनी कमर कस लो, क्योंकि अपनी औलाद से परेशान होने वाले हो, लिख कर ले लो मुझसे। उनकी बात सुनकर सब दोबारा खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वही मदीहा का तो मुंह देखने लायक था, मतलब उसे समझ नहीं आता था कि चाहे खुशी का वक्त हो या गम का, उसकी अम्मी को उसका मजाक बनाने में न जाने कौन सी खुशी मिलती है। जमाल जी, सहीर जी, रुखसार जी और घर के बाकी लोग सब इस खुशी को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। अदनान अभी घर पर नहीं था और उस पर फिलहाल किसी ने गौर नहीं किया, पर मदीहा के दिमाग में अभी भी एक चीज चल रही थी। वह कुछ सोचते हुए कमरे से निकल जाती है और सीधा इमरान के कमरे में जाती है, जो अपने बेड पर बैठा अपनी उम्र से बड़ी लेवल की कोई किताब पढ़ रहा था। कुछ शौक उसे अपने माँ बाप से विरासत में मिले थे, जिनमें से एक था किताबें पढ़ना। हालांकि वो मदीहा की तरह वो स्टूपिड रोमांटिक नोवेल्स नहीं पढ़ता था, पर किताबों का शौक जरूर था उसे। मदीहा उसके पास जाती है और बेड पर बैठते हुए प्यार से पूछती है, इमरान एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि चाची प्रेग्नेंट है? हम में से तो किसी को नहीं पता था और ना ही चाची को पता था। इमरान उसकी तरफ देखते हुए, अम्मी मुझे तो यह भी पता है कि वो एक गर्ल है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। मैंने कहा ना, वो मेरे लिए ही तो आई है, इसलिए अब से मैं चाची का बहुत सारा ख्याल रखूंगा ताकि मेरी बेबी गर्ल भी ठीक रहे। और आप भी चाची को कहना कि वो ज्यादा रो नहीं, क्योंकि जब वो रोती है तो मेरी बेबी गर्ल को भी तो प्रॉब्लम होती है ना। उसकी बातें मदीहा को हैरान कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पल को उसे लग रहा था कि शायद इमरान ने ऐसे ही कह दिया, लेकिन वो इमरान को जानती थी। अगर कोई और बच्चा होता तो इतनी परेशान नहीं होती, पर इमरान वो वैसे ही कम बोलता था और फिर इस तरह इतने ढावे के साथ उसका कहना कि सोफिया प्रेग्नेंट है और उसके बाद इस बात का सही निकलना। और अब जब वो कह रहा है कि यह गर्ल है, पता नहीं क्यों मदीहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दोबारा उससे पूछती है, इमरान कोई मजाक नहीं चल रहा बेटा? सच सच बताओ, आपने क्यों कहा कि चाची प्रेग्नेंट है? आपने कहीं ऐसे ही तो नहीं कह दिया था, या कोई मजाक कर रहे थे आप? इमरान, नहीं मैं सीरियस थी। आपको लगता है कि मैं मजाक करूंगा? यह सब चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो मेरे लिए आई है, इसलिए मुझे पता है। उसकी बातों ने मदीहा को फिर हैरान किया। इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया और वो चुपचाप वहां से उठकर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को क्या एक्सप्लेन करे। इमरान का इतने भरोसे से यह सब कुछ कहना, पर फिलहाल उसने सब बातों को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा और खुद को यह कहकर बहलाना चाहा कि इमरान बच्चा है और उसमें मजाक में सब कुछ कह दिया होगा। हालांकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि यह सच नहीं है, पर इस बीच वो अपनी खुद की कहानी भूल गई। किस तरह बचपन में उसके इस दुनिया में आने से पहले ही अदनान उसे महसूस कर सकता था। वो दिन भर नाजिया जी के पास बैठा रहता और हमेशा उनसे कहता कि वो फील कर सकता है कि अंदर कोई उसके लिए है। वो सारी बातें इस वक्त भूल चुकी थी।
इधर अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है और वो कार से बाहर उतरता है। अब तक दूसरी तरफ से मिर्जा भी उतर चुका था। सोफिया के बारे में उसे रास्ते में ही अजहर ने कॉल कर बता दिया था। वो इतनी बड़ी खबर अपने बड़े भाई को सबसे पहले बताना चाहता था। अदनान मिर्जा को लेकर घर के अंदर आता है तो वहाँ कोई नहीं था। जाहिर था सब की सब अभी भी सोफिया के कमरे में थे, तो वो बिना कुछ सोचे मिर्जा को अपने पीछे आने का इशारा करके सोफिया के कमरे की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचता है तो सब वही थे और सोफिया और अजहर को दुआएं दे रहे थे। वही बेड पर खुद में सिमटी सोफिया बैठी शर्म से लाल हो रही है। उसकी वो छोटी सी बहन जिसका हाथ पकड़कर उसने उसे चलना सिखाया था, आज वो इतनी बड़ी हो गई थी कि खुद एक नन्ही सी जान को बहुत जल्द इस दुनिया में लाने वाली थी। सोफिया के साथ उसका रिश्ता हमेशा एक बाप बेटी की तरह था, ना कि भाई बहन की तरह। शायद उम्र का फासला था जो उनके घर में एक इज्जत और एहतराम का पर्दा बिखेरे हुए था। हालांकि सोफिया रियान चूहा बिल्लियों की तरह लड़ते थे, पर अदनान के साथ रियान और सोफिया दोनों का ही रिश्ता जरा अलग था। वो अदनान की इज्जत तो हर चीज से ज्यादा करते थे और उससे डरते भी थे। बेड पर बैठी सोफिया की नजर जब अदनान पर जाती है तो वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए पुकारती है, भाई। अदनान अंदर आकर उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरता है और बड़े प्यार से कहता है, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें सारी खुशियों से नवाजते हैं और अपने दर्द और सारे दर्द से महफूज रखें। उसके सिर्फ सर पर हाथ रख देने से सोफिया को न जाने कितना सुरक्षित महसूस हुआ था। अदनान के साथ उसकी बातचीत कम ही होती थी या शायद कभी इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ भी चाहिए होता था तो कहने से पहले उसका भाई उसे लाकर दे देता था। यह रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं था। सब इसी तरह खुश थे कि तभी इमरान, जो मदीहा के साथ थोड़ी देर पहले ही अंदर आया था, उसकी नज़र मिर्जा पर जाती है और उसे एक सेकंड नहीं लगता उसे पहचानते में वो तुरंत उसके पास जाता है। उसके ठीक सामने खड़े होते हुए कहता है, आप मिर्जा चाचू है ना? उसकी इस बात में सबकी निगाहें मिर्जा की तरफ मोड़ दी थी। अब तक किसी का ध्यान उस पर गया नहीं था और वो खामोशी से अपने सामने सबसे बातें कर रही मदीहा को मोहब्बत से देख रहा था। वो बात अलग थी कि उसने सालों पहले इस मोहब्बत को खुद के अंदर दफन कर दिया था, पर मोहब्बत जिंदा तो आज भी थी ना। इमरान की पूछने पर उसका ध्यान अपने सामने खड़े उस लड़के पर जाता है और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, और तुम जरूर इमरान सिद्दीकी होंगे। आंखों में इतना रोब तो तुम्हारे ही हो सकता है। उसकी बात सुनकर इमरान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अब्बू से विरासत में मिली चीजों में एक यह भी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। अब्बू से उसने बड़े एहतराम से कहा। उसकी आवाज में की इज्जत थी जो वो मिर्जा को दे रहा था। उसके बाद बाकी सब ने भी मिर्जा से उसका हालचाल पूछा। उसे हैरानी हुई यह जानकर कि सब उसे जानते थे। अदनान ने उसके बारे में सबको बताया था। कितना बताया था और क्या बताया था यह तो सिर्फ अदनान और घर वाले जाने, पर उसे इतना पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं बताया होगा। काफी कुछ था जो वो मिर्जा के किरदार को बचाने के लिए छुपा दिया करता था। इसी बीच मदीहा उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, अस्सलाम वालेकुम सर। कभी लगा नहीं था कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, वो भी इस तरह, पर खुशी हुई आपसे मिलकर। उसकी बात पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाता है। कहता भी क्या, उसकी मोहब्बत उसके सामने खड़ी होकर उससे उसका हाल पूछ रही थी। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। वह कुछ सोचते हुए एक नज़र अदनान की तरफ देखता है, जैसे किसी चीज की इजाजत चाह रहा हो, और उसकी आंखों में छिपी उस बेबसी को समझते हुए अदनान भी अपनी पलकें झपकाकर उसे इजाजत देता है। तो वो अपने हाथ उठाकर मदीहा के सिर पर हल्का सा हाथ रखकर सहलाते हुए कहता है, खुशी हुई तुमसे मिलकर। आज भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदली, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बदलो। अल्लाह करे हमेशा खुश रहो तुम और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। इतना कहकर वो अपना हाथ उसके सर से हटा लेता है और मदीहा बस हल्का सा मुस्कुराती है और वापस सोफिया के पास चली जाती है और मिर्जा बस उसे देखता रह जाता है। लोग कहते हैं कि जिनकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, पर इस कहानी का एक सिरा यह भी है कि जिनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, यह जो सिर्फ एक तरफा मोहब्बत करते रह जाते हैं, उनकी किस्मत में भी न जाने कितना दर्द आता है। मिर्जा ने मदीहा से मोहब्बत की थी और उसकी मोहब्बत वो अधूरी रह गई, पर अब उसकी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता था, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। जो बार बार हो जाए वो मोहब्बत नहीं, और उसने अपनी जिंदगी की मोहब्बत कर चुकी थी। ऐसे ही खुशी के माहौल में वो परिवार एक दूसरे के साथ खड़े थे और जाने अनजाने में मिर्जा भी इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। हम गलतियां करते हैं,
पर सिर्फ एक एहसास इस बात का कि हमने गलत किया हमारी गलतियों को धो देता है। मिर्जा ने शायद काफी कुछ गलत किया होगा, पर जब उसे एहसास हो चुका था, जब वो सही रास्ते पर था, तो उसके पास एक परिवार था, एक दोस्त था और भी बहुत कुछ था। और इन सब में अगर कुछ सबसे खूबसूरत था तो थी उसकी मोहब्बत, एक तरफा ही सही, पर मोहब्बत तो थी उसके पास। वक्त इसी तरह तेजी से बीतने लगा। सेकंड, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने तेजी से बीत रहे थे। सोफिया की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आ गई थी। सब उसका खूब ध्यान रखते थे और इन सब में अगर कोई था जो उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था तो वो था इमरान। अगर सोफिया गलती से भी किसी चीज की ख्वाहिश कर दे तो वो अपनी जान लगा देता था उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इस बीच वो अपना एक पैर फ्रैक्चर भी कर चुका था, क्योंकि सोफिया को कुछ खट्टा खाने का मन था और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बिना किसी के इजाजत बगान में लगे बड़े से आम के पेड़ पर चढ़ गया कच्ची केरिया तोड़ने के लिए, पर था तो बच्चा ही बैलेंस बिगड़ा और इतनी ऊंची डाली से नीचे गिरा। वह तो गनीमत है कि पैर में फ्रैक्चर के अलावा ज्यादा चोट नहीं लगी। इस बात पर मदीहा ने उसे बहुत डांटा था और अदनान ने भी सख्ती से समझाया था, पर उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरी छोटी बेबी की ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा। सब उसके इस लगाव को समझ रहे थे, पर किसी ने भी इसे सीरियस नहीं लिया, सिर्फ उसके जो इस दौर से गुजर चुका था अदनान। वो अपने बेटे को नोटिस कर रहा था, किस तरह वो सोफिया का ख्याल रखता है, किस तरह उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है, किस तरह वो सोफिया के सो जाने के बाद भी उसके पास बैठा उसके पेट को हल्का हल्का सहलाते रहता है। यह सारी वो चीजें थी जो उम्र के एक दौर पर उसने करी थी और अब उसका बेटा कर रहा था। उसे पता था यह सब इस कहानी को कहाँ लेकर जाने वाला था, पर वह खामोश रहा क्योंकि यह गलत नहीं था। हाँ, पर इस बीच इमरान का सारा ध्यान चाहे सोफिया पर हो, पर उसका ध्यान कम मदीहा पर भी नहीं था। वो भी प्रेग्नेंट थी और उसके 9 महीने ऑलमोस्ट पूरे हो चुके थे, कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। वो उसका भी उतना ही ख्याल रखता जितना सोफिया का रखता था। अदनान ने भी परमानेंटली छुट्टी ले ली थी, अभी डिलीवरी में टाइम था, पर फिर भी पिछली बार की तरह रिस्क नहीं लिया जा सकता था। घर में अजीब सी खुशी थी, माहौल ऐसा था मिर्जा अपना बिजनेस दोबारा संभाले लगा था। हालांकि उसने बाकी सारी चीजें बंद करके चैरिटी में देती थी, सिवाय उस बिजनेस के जो उसके अब्बू ने शुरू किया था। प्रेजेंट टाइम मदीहा अदनान के साथ किसी मॉल में छोटी सी स्टेज पर बैठी थी। वहां आसपास कई सारे रिपोर्टर थे जो एक के बाद एक उससे सवाल कर रहे थे। यह किसी मूवी का प्रीमियर या बुक लॉन्च के जैसा लग रहा था और था भी। वही बैठा एक रिपोर्टर मदीहा से सवाल करता है, मैम कैसा लग रहा है आपको अपनी पहली किताब को इस तरह इतने बड़े मुकाम पर देखकर? लोग आपकी किताब को इतना पसंद कर रहे हैं कि वो कुछ ही महीनों में बेस्ट सेलर पर आ चुकी है। हर बुक स्टोर, हर दुकान, हर स्टेशनरी पर आपकी किताब रखी हुई है। उस रिपोर्टर ने उसे उसकी पहली किताब को लेकर सवाल किया जो उसने अभी कुछ वक्त पहले ही पूरी की थी। इस किताब पर वो तब से कम कर रही थी जब से उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट शुरू की थी। उसे 2 साल लगे इस पूरी किताब को मुकम्मल करने में। हालांकि यह मुश्किल नहीं था, उसे पता था उसे क्या लिखना है, और फिर 1 साल प्रिंटिंग और बाकी चीजों में लगे। हालांकि जब किताब मार्केट में आई तब उसे इतना अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर फेमस हो जाएगी, पर लोगों ने इतना प्यार दिया उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे आज भी याद है वो दिन जब अदनान ने उसे लैपटॉप गिफ्ट करते हुए कहा था कि वो अपने सपनों को पूरा करें, और आज वो सपने पूरे हो चुके थे। यह उसकी पहली किताब थी, आखिरी नहीं। मदीहा मुस्कुराते हुए माइक अपने मुंह के पास लाकर बोलना शुरू करती है। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया मेरी किताब को इतना प्यार देने के लिए, और रही बात कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मैं शायद आपके शब्दों में बात नहीं पाऊंगी कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आज से कुछ साल पहले अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त मैंने यह किताब लिखना शुरू किया था। हालांकि धन में पहले से था कि क्या लिखना है, और जब लिखना शुरू किया तब भी काफी वक्त लगा सिर्फ इसका ड्राफ्ट लिखने में, और फिर जब यह मुकम्मल हो गई तब मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इसे पब्लिश करूं। पर तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, उनका भी ख्वाब है, और वो चाहते हैं कि मैं इस किताब को दुनिया के सामने लाऊं। यकीनन अगर वह नहीं होते तो शायद आज मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। मैं वाकई अगर किसी के लिए शुक्रगुजार हूं तो वो मेरे शौहर है। मेरे शौक को मैं हमेशा घर किनारे करती रहती, या शायद सिर्फ डायरी में अपनी कविताएं लिखती रहती, पर वो मेरे शौहर थे जिन्होंने मेरे हुनर को समझा और मुझे पंख दिए पढ़ने के लिए। वो लैपटॉप दिया जिस पर मैंने अपनी पूरी कहानी का ड्राफ्ट लिखा। इसलिए मुझे बस ऐसा लग रहा है इस वक्त जैसे मैं उनके भरोसे पर खड़ी उतरी।
अपनी बात खत्म कर उसने अपने बगल में बैठे अदनान की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। तभी वही आई एक दूसरी रिपोर्टर ने पूछा, मैम आप सच में बहुत लकी है कि आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी कहानी का टाइटल द आइकॉनिक मैरिज क्या सोच कर रखा? मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर, यह टाइटल और कहानी बहुत करीब है मेरे दिल के, क्योंकि यह कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है बल्कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ मैंने उसे ही शब्दों में उतार कर रख दिया। मेरी शादी फैमिली प्रेशर के कारण एक कम उम्र में हो गई थी। उस वक्त ना मैं समझी और ना पता था कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए अम्मी अब्बू ने जो फैसला लिया उसी को सही समझा, पर तब यह नहीं पता था कि वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला साबित होगा। जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं कोई किताब लिखूं, तब बहुत वक्त लगा मुझे यह समझने में कि मुझे क्या लिखना चाहिए। काफी कुछ सोचकर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें मुझे खुशी हो। फिर एक दिन अपनी शादी की तस्वीर देखते हुए मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कहानी लिखी जाए ताकि लोगों को समझ आए कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरी कहानी कोई मर्द पढ़े तो वो अदनान सिद्दीकी जैसा बन जाए, एक ऐसा मर्द जो अपनी बीवी के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा हो, एक ऐसा भाई जो अपनी बहन के लिए हमेशा उसकी ढाल बनकर रहे, एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊपर करे, एक ऐसा बाप जिस पर उसके बच्चे आंख बंद करके भरोसा कर सके, एक ऐसा हमसफर जो बेपनाह मोहब्बत करना जानता हो। इसलिए टाइटल की और इस किताब की इंस्पिरेशन सिर्फ एक इंसान है, अदनान सिद्दीकी, मेरे शोहर। उसने बड़ी सादगी से अपनी बात कही थी, पर वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी आवाज में, उसकी बातों में उसकी मोहब्बत झलक रही थी। वही अदनान, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी ही पर आंखें नम भी थी। मदीहा शायद इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी ऐसा उसे लगता था, पर उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वो उसके ऊपर पूरी किताब भी लिख देगी। उसे याद है वो बार बार जब भी उससे पूछता था कि वो किस बारे में किताब लिख रही है, तब उसे कभी नहीं बताती थी। यहाँ तक कि किताब पूरी होने के बाद भी जब एडिटर के पास गई तब भी उसे नहीं पता था कि किताब में क्या लिखा है। और फिर उसके बर्थडे वाले दिन उसने उसे किताब की पहली कॉपी दी थी और उसका टाइटल पढ़कर उसकी आंखें जरा भींगी तो थी, पर उसके अंदर की जो कहानी थी उसने उसकी रूह को चूम दिया था, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं थी, उनकी जिंदगी थी। किरदारों के नाम कुछ और थे पर कहानी उनकी थी। एक और रिपोर्टर अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछता है, अदनान सर, आपकी वाइफ को आपने इतना सपोर्ट किया, इसकी वजह क्या है? आपकी मोहब्बत या आपका उनके ऊपर विश्वास? उस रिपोर्टर की बात सुनकर अदनान मदीहा के हाथ से माइक लेते हुए कहता है, पहली बात तो मेरी बीवी को शायद मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, वो मेरे बिना भी एक न एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाती, पर मैं खुशनसीब हूं कि इस रास्ते में मैं उसका सीधी बन सका। सच कहूं तो उसे सपोर्ट करने के पीछे मेरी मोहब्बत भी थी और मेरा विश्वास भी, पर उससे कहीं ज्यादा कुछ था तो वो थी मेरी खुशी। जब भी वो अपने ख्वाबों के बारे में बात करती थी तो उसकी आंखों में जो चमक आती थी, मुझे वो चमक हमेशा चाहिए थी। मुझे पता था कि यह वो चीज है जिसे करने में उसे खुशी मिलती है, और मुझे यह भी पता था कि वो इतनी टैलेंटेड है कि अपने कलम से न जाने कितने लोगों के दिल जीत जाए, और आज उसने जीते भी है। इसलिए यह भरोसा भी था, मोहब्बत भी थी और इसमें मेरी खुशी भी थी। कितनी अजीब बात थी, कहानी के शुरुआत में वो अदनान था जिसने उसके हाथ से उसकी डायरी छीनी थी, और आज वही इंस्पिरेशन था उसकी पहली किताब की, अगर आपको याद हो तो। उसकी बात सुनकर वहां सब तालियां बजाने लगते हैं और एक रिपोर्टर अपने हाथ में माइक लेते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मिसेज सिद्दीकी, हम सबको पता है कि आप प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है। हम सब दुआ करते हैं कि आपका बेबी हेल्दी हो और आप भी बहुत जल्दी रिकवर करें, और हाँ, आपकी आगे आने वाली किताबों का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। उसकी बात सुनकर मदीहा भी मुस्कुराकर उसे वेलकम करती है और फिर वो सारे रिपोर्टर्स एक एक करके वहां से चले जाते हैं और कई सारे फैंस मदीहा से उसकी किताब पर ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं। दरअसल यह इवेंट उस पब्लिशिंग हाउस ने रखवाया था जिसने मदीहा की किताब को लॉन्च किया था। हालांकि पहले तो अदनान नहीं चाहता था कि मदीहा इतने क्राउड वाली जगह पर आए, पर फिर उसे लगा कि यह उसे खुशी देगा, इसलिए उसने इस चीज की मंजूरी उसे दे दी। पर वो उसके साथ आता था और मदीहा भी चाहती थी इस बड़े दिन पर वो उसके साथ हो। आखिरकार मदीहा का ख्वाब पूरा हो चुका था। एक राइटर बनने का उसकी पहली किताब न सिर्फ लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुई थी बल्कि बेस्ट सेलर भी बनी थी, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ था आगे उसे करना था।
शाम के करीब 5 वो इवेंट खत्म हुआ और अदनान मदीहा को लेकर घर के लिए निकल गया क्योंकि कल से मदीहा को अस्पताल में एडमिट होना था। डिलीवरी की डेट वैसे तो 1 हफ्ते बाद थी, पर पिछली बार की तरह अदनान इस बार रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने पहले ही फैसला सुना दिया था कि 1 हफ्ते पहले ही मदीहा को अस्पताल में एडमिट कर देगा। और बहुत आनाकानी करने के बाद भी मदीहा उससे इस चीज में जीत नहीं पाई थी। हॉस्पिटल के वार्ड में एक औरत जोर जोर से चीख रही थी और बाहर अदनान के साथ बाकी फैमिली खड़ी थी, सिवाय जमीला जी, इमरान, उमर, रुखसार जी और सोफिया के। मदीहा को आज कुछ देर पहले ही डिलीवरी रूम में लेकर जाया गया था। आज सुबह से ही उसका पेन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था और डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया था कि अगर आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो शायद ऑपरेशन करना पड़े। मदीहा की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी और रूम के बाहर खड़ा अदनान, उसकी जान तो जैसे उसके जिस्म से बाहर आ रही थी। यह वो वक्त था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, अगर वो चाहता तो इसे स्किप भी कर देता। इमरान के वक्त क्या बीती थी उस पर उसे ही पता था, और आज एक बार फिर वही घड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी जहां उसकी मोहब्बत अंदर चीख रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मिर्जा भी वहीं मौजूद था। अजहर ने पहले ही उसे फोन कर दिया था, क्योंकि अगर अदनान को कोई थोड़ा बहुत समझा सकता था तो इस वक्त तो वो मिर्जा ही था। अदनान वही दीवार से टिककर खामोशी से खड़ा था, पर उसके अंदर क्या बीत रही थी यह सिर्फ उसे ही पता था। मिर्जा उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। वो बहुत ब्रेव है, सब कुछ हैंडल करना जानती है, खुद को संभालो तुम, क्योंकि इसके बाद तुम्हें उसे संभालन है। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहता, वो कहने की स्टेट में था ही नहीं, इसलिए उसने खामोश रहना ही चुना। मिर्जा को भी उसकी हालत समझ आ रही थी, कहीं ना कहीं वो भी उस दर्द को महसूस कर सकता था, उतना नहीं चाहे जितना अदनान करता था, पर फिर भी मोहब्बत तो वह भी करता था ना। करीब आधे घंटे तक ऐसे ही मदीहा की चीखें पूरे डिलीवरी हॉल में गूंजती रही और फिर एक जोर की चीख के बाद जैसे सारी जगह खामोशी छा गई और यह खामोशी अदनान को ज्यादा डरा रही थी। तभी इधर डिलीवरी रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर सफेद कपड़े में एक नन्ही सी जान को लेकर बाहर आती है। कोई उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही अदनान उनके पास जाकर पूछता है, मेरी कपकेक कैसी है डॉक्टर को भी पता था कि वो अपनी बीवी को निकनेम से बुलाता है, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो, पर फिलहाल आप इससे मिलिए अपनी छोटी सी बेटी से। यह कहते हुए वो डॉक्टर उस सफेद कपड़े में लिपटी उस नन्ही सी जान को अदनान की तरफ बढ़ाती है और अदनान की नज़र जैसे ही उस बच्ची पर जाती है उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगते हैं। यह कैसा एहसास था, वो उस वक्त वैसा महसूस नहीं कर रहा था जैसे इमरान के वक्त महसूस कर रहा था। यह कुछ अलग था, कुछ ज्यादा खूबसूरत। अब वो एक बेटी का बाप बना था, वालिदे मोहतरम, फादर ऑफ अ डॉटर। वो उस डॉक्टर की गोद से उस नन्ही सी जान को लेता है जो अपनी उंगलियों से खेल रही थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल अदनान की तरह, बाकी काफी हद तक वो मदीना की तरह दिखती थी सिवाय आंखों के। वो उसने अदनान से कॉपी पेस्ट की थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक सुकून। उसे गोदी में लेकर अदनान को ऐसा लग रहा था जैसे वो वक्त पीछे कर उस दौर में चला गया है जब पहली बार 11 साल की उम्र में उसने मदीहा को गोद में लिया था। यह वही फीलिंग थी, उसे हमेशा से बेटी चाहिए थी, इसलिए ताकि उस बेटी के जरिए वो मदीहा का बचपन दोबारा जी सके। और आज शायद वो होने भी वाला था, क्योंकि वो छोटी सी जान उसके लिए उसकी नन्ही सी मदीहा ही तो थी। वो हल्का सा झुककर अपने होंठ उसके माथे पर रखता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर कहता है, मेरी बच्ची, मेरी और मदीहा की प्रिंसेस डॉटर दीहा। कितना खूबसूरत नाम था, और शायद इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नाम हो ही नहीं सकता था। अदनान और मदीहा की बेटी अदीहा, उसके नाम में ही उसकी पहचान थी। वो कहानी को मुकम्मल करती थी। सहर जी आगे आकर अदनान की गोद से मदीहा को लेते हैं, उनके भी हाथ कांप रहे थे। यह उनके खानदान की पहली बच्ची थी। इतने अरसे बाद यह फीलिंग कैसी हो सकती थी, हम समझ नहीं सकते थे। सहर जी उस नन्ही सी शहजादी को अपनी गोद में लिए हुए उसे देखते हुए नमा आंखों से कहते हैं, जमाल जाओ, पूरे दिल्ली शहर में मिठाइयां बंटवाओ, आखिरकार हमारी पोती हुई है, जश्न तो बनता है। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह वाकई खुशी का वक्त है। इससे पहले शायद यह खुशी तब महसूस हुई थी जब मदीहा हुई थी, और अब आज इतने सालों बाद उनकी बेटी इमरान सबकी जिंदगी में एक अलग हिस्सा बने हुए था। पर बेटी का होना एक अलग ही एहसास है जो बेटा कभी पूरा नहीं कर सकता। यह मुमकिन नहीं है। जिनके घर बेटियां होती है बस उन्हें पता होता है कि बेटी होना क्या होता है। जो अपनापन एक बेटी माँ बाप को दे सकती है वह बेटा
कभी दे ही नहीं सकता। औरत के हिस्से मोहब्बत करना लिखा है और वो हर किसी से मोहब्बत कर लेती है, चाहे माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो या दोस्त या हमसफर। अदनान नम आंखों से मुस्कुराते हुए सबको देख रहा था। अदीहा इस वक्त मुस्कुराते हुए मिर्जा की गोद में थी और मिर्जा नमा आंखों से उसे देख रहा था। अदीहा उसके लिए भी स्पेशल बन चुकी थी। तभी नर्स वहां आकर कहती है, सर आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप प्लीज उनसे मिल लीजिए। उस नर्स की बात सुनकर अदनान हाँ मैं से हिलाता है और मिर्जा उसके पास आकर अदीहा को उसके पास देता है तो अदनान बड़े प्यार से उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेकर डिलीवरी रूम में चला जाता है। बाकी कोई इस वक्त अंदर जाना सही नहीं समझना, क्योंकि यह मोमेंट अदनान और मदीहा जीना चाहते थे और उन्हें थोड़ी प्राइवेसी तो देनी चाहिए थी। अदनान अंदर जाता है तो मदीहा बेड के क्राउन से टेक लगा कर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पिला पड़ा हुआ था। एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाना कितना मुश्किल होता है, एक मर्द नहीं समझ सकता। यह काम सिर्फ औरतों के जिम्मे है, क्योंकि शायद मर्द उस तरह मोहब्बत कर ही नहीं सकता जिस तरह एक औरत करती है। यह मुमकिन नहीं। अल्लाह ने बहुत सोच समझकर औरत को बनाया है और एक कुदरत का नियम है कि मोहब्बत खूबसूरती से करना औरत के जिम्मे है और इस मोहब्बत को दुनिया जहां से महसूस रखना एक मर्द के जिम्मे। मदीहा की नज़र जैसे ही अदनान पर जाती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही अदनान की आंखों में भी आंसू थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे बिना कुछ कहे। कमरे में चारों तरफ खामोशी थी। अदनान एक एक करके कदम बढ़ाकर उसके पास आता है और उस नन्ही सी जान को मदीहा की गोद में रख देता है तो मदीहा उससे नजरें फेर कर उस छोटी सी बच्ची को देखती हैं जो उसकी बच्ची थी और अपने आप उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आज वो सही मायने में खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। एक बेटे की माँ होना एक अलग एहसास है और एक बेटी की माँ होना एक अलग। उसने दोनों एहसास पूरी तरह फील किए थे। वह वाकई खुशकिस्मत थी। वो हल्का सा अदीहा का माथा चूम कर न आंखों से उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे अधूरी जी रही थी मैं, इसके आने के बाद खुद को मुकम्मल महसूस कर रही हूँ। अदनान उसे हल्का सा गले लगाते हुए उसके माथे को चूम कर कहता है, यही तो है जो तुम्हें और मुझे और इस कहानी को मुकम्मल करती है, हमारी कहानी को, हमारी आदिहा। अदीहा, यह नाम सुनकर मदीहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कितना खूबसूरत नाम था। उसे याद था इमरान के वक्त अदनान ने यह नाम सजेस्ट किया था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटी हो और वह यही नाम उस बेटी को दे, पर तब अल्लाह ने उनकी किस्मत में इमरान को लिखा था और आज कितने सालों बाद उनका वह एक बेटी होने का ख्वाब पूरा हो रहा था अदीहा के साथ। अदनान उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली को अपने होठों से चूमते हुए कहता है, थैंक यू कपकेक, मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी के सफर का एक हिस्सा नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बनने के लिए। कभी कभी सोचता हूँ तुम ना होती तो क्या मैं होता भी शायद नहीं, क्योंकि अब तुम मुझे सिर्फ मुकम्मल नहीं करती बल्कि तुम मैं ही मैं हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा तो क्या शायद होता ही नहीं। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मेरी सांसें तुम पर कर्ज है जिसे मैं पूरी जिंदगी कभी अता नहीं कर पाऊंगा। शुक्रिया मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत बनने के लिए, मेरा इश्क बनने के लिए, मेरी जिंदगी को एक मकसद देने के लिए। थैंक यू इमरान और अदीहा जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो मेरे किरदार को मुकम्मल करते हैं, मुझे बाप होने की नेमत देते हैं। मदीहा नमा आंखों से मुस्कुराते हुए, मैं आपके हिस्से कैसे नहीं लिखी जाती, आपके लिए ही तो मुझे बनाया गया है। मेरी कहानी आपसे जुड़ी है और आपके साथ ही खत्म होगी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है। वह दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी रियान के साथ व्हील चेयर पर बैठा इमरान आता है। उसके पैर का फ्रैक्चर अभी तक ठीक नहीं हुआ था और इसलिए अदनान से यहाँ आने से मना किया था, वरना उसने इतने जिद तो बहुत की थी कि वो इस वक्त मदीहा के साथ रहेगा, पर अदनान ने उसे यहाँ आने नहीं दिया। और जब डिलीवरी ठीक से हो गई तो रियान ने सोचा कि इमरान का भी हक बनता है अपनी बहन को देखने का। उसे आता देख मदीहा मुस्कुराकर कहती है, अपनी बहन से नहीं मिलोगे? बहन। इतना सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे बहन ही तो चाहिए थी। उसने अदनान से साफ साफ कह दिया था कि वह कोई भी भाई एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे यह अदनान के हाथ में हो कि बहन आना है या भाई, जो कि साइंटिफिकली था भी, क्योंकि उम्र से वह इतना परेशान हो गया था कि उसने कसम खा ली थी अब वह भाई तो दोबारा नहीं बनेगा किसी भाई का। उसे बहन चाहिए, अपनी खुद की बहन। वो खुद अपनी व्हील चेयर मूव करते हुए बेड के पास आता है और मदीहा मुस्कुराते हुए नन्ही सी अदीहा को उसकी गोद में देती है
और इमरान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी आंखें आज हल्की सी नम थी, जो कि हैरानी की बात थी, पर किसी का उस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि इमरान सिद्दीकी रोता नहीं था बल्कि रुलाता था। वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक बिना कुछ कहे एकटक अपनी गोद में लेती अपनी बहन को देखता रहा, फिर हल्का झुककर उसका माथा चूमता है और अदनान और मदीहा की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू अम्मी एंड अब्बू, यह मेरा बेस्ट गिफ्ट है। उसके चेहरे पर एक चमक थी, भाई बना था, वो जिम्मेदारी आर्य थी और वो इन सब के लिए तैयार था। कहाँ कुछ सालों पहले छोटी सी मदीहा अदनान का हाथ पकड़कर चलती थी, उससे शिकायतें करती थी, उसके साथ खेलती थी, लड़की थी, जिद करती थी और वक्त ने इस कदर करबट ली, पता ही नहीं चला कि कब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। वाकई हम कभी नहीं सोच सकते कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आता है। इंसानी जहन में इतनी ताकत ही नहीं है। आज उनकी फैमिली पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी। अदनान और मदीहा मुस्कुराते हुए इमरान को देख रहे थे, जो कभी अदीहा के गाल को सहलाता तो कभी उसके माथे पर चूमता। वो बड़े प्यार से उसे देख रहा था और अदनान को कहीं ना कहीं उसमें अपनी छवि नजर आ रही थी, जैसे वह बचपन से लेकर आज तक सोफिया की ढाल बना था। उसे पता था आदिहा के लिए वो ढाल इमरान बनेगा। उनकी हैप्पी फैमिली थी और उनकी हैप्पी लाइफ भी। अल्लाह ने उन पर इतना रहम किया था कि उनकी कहानी एक अच्छी मोड़ पर आकर खत्म हो रही थी। 1 साल बाद हवेली के लॉन में सोफिया, अजहर, रियान और यास्मीन बैठे बातें कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूर दरवाजे से टिक कर खड़ी मदीहा और उसके बगल में खड़ा अदनान मुस्कुराते हुए उन सब को देख रहे थे। उमर वही गार्डन में इमरान के बीचे बीचे भाग रहा था और इमरान उसके एक हाथ में एक छोटी सी प्यारी सी 4 महीने की बच्ची थी। यह थी आफिया, सोफिया और अजहर की बेटी। उसने बड़े प्यार से उसे पकड़ा हुआ था और वही गार्डन में सोफिया की गोद में 1 साल की अदीहा अपने हाथ में पकड़े खिलौने से खेल रही थी। एक बेहद खुशनुमा माहौल था सब जगह। मदीहा चाय की चुस्की लेते हुए दूर से सब कुछ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी अदनान पूछता है, क्या सोच रही हूँ कपकेक डॉट? मदीहा, सोच रही हूँ वक्त किस कदर बदल गया है। आज हम जिंदगी के किस मुकाम पर आकर खड़े हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात थी जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, और आज देखिए कितना वक्त बीत चुका है, कितना सब कुछ बदला इन सालों में। कभी कभी तो लगता है सब कुछ सिर्फ खूबसूरत ख्वाब है जो कहीं टूट न जाए। अदनान उसे अपने सीने से लगाते हुए प्यार से कहता है, यह ख्वाब नहीं है, हकीकत है। हमारी जिंदगी की खूबसूरत हकीकत जो हमें मिली है, यही तो अंत है हमारी कहानी का, पर हमारी मोहब्बत का नहीं। वो तो हमेशा अमर रहेगी। जब भी लोग हमारी कहानी पढ़ेंगे उनके दिल में मोहब्बत की एक अलग दास्तान, एक अलग नजरिया होगा, क्योंकि कहानी के किरदार कभी खत्म नहीं होते और हम किरदार ही तो है इस कहानी के। मदीहा नमा आंखों से, सही कहा आपने, हम सिर्फ किरदार हैं, पर हमारी मोहब्बत एक मिसाल है हर उस शख्स के लिए जिसके दिल में मोहब्बत है, सुकून है, जज्बात है और चाहत है। उसकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कसकर मदीहा को अपनी बाहों में भर लेता है। इससे बेहतरीन अंत और क्या हो सकता था। आज सब कुछ था उसके पास, सब कुछ। वही मदीहा की नज़र अदीहा पर जाती है, जिसके पास ही सोफिया की गोद में आफिया भी थी, और अदीहा आगे बढ़कर अपने नन्हे नन्हे हाथों से आफिया का हाथ पकड़ लेती है। उन दोनों को देखकर मदीहा को एहसास हो जाता है कि उनमें भी वही दोस्ती होगी जो सोफिया और मदीहा में थी, वही प्यार, वही अपनापन। जिस तरह सोफिया ने बड़े होकर एक बड़ी बहन की तरह उसे संभाला, उसी तरह अदीहा बड़ी होकर आफिया को संभालेंगी। वही अदनान की नजरें इमरान पर थी, जो एकटक आफिया को देख रहा था। उसे उसमें अपना बचपन दिख रहा था। उसे पता था यह कहानी दोबारा दोहराई जाने वाली है। यह रिश्ते, यह मोहब्बत, यह इश्क, सब कुछ दोबारा दोहराया जाएगा। किरदार अलग होंगे पर कहानी वही होगी। वही इमरान आफिया को देखते हुए अपने मन में सोचता है, यह हमारी कहानी नहीं है, किसी और की है। इसमें चाहे हम सिर्फ किरदार हो, पर अपनी कहानी में हम दोबारा मिलेंगे और अपनी मोहब्बत मुकम्मल करेंगे। सबके चेहरे पर खुशियां थी। आखिरकार कहानी के अंत का वक्त आ गया था, पर जो इसे लिख रही है उसकी आंखों में जरूर आंसू थे। यानी कि मैं, मदीहा और अदनान की आने वाली जिंदगी चाहे जैसे भी हो, इतना तय था कि वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करेंगे जितनी आज करते हैं, या शायद इससे भी कहीं ज्यादा और उससे भी ज्यादा एक दूसरे की इज्जत करेंगे, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा रिश्तों में इज्जत की जरूरत होती है। उनका सफर खत्म नहीं हुआ था, अभी तो बहुत कुछ था आगे जो उन्हें अपनी जिंदगी में जीना था, पर मेरा इस कहानी के साथ तय सफर यहीं खत्म होता है। हैप्पी एंडिंग।